भैया यार क्या हो रहा है बायोलॉजी में? कभी कोई कहता है एनिमल के प्रोसेस पढ़ो, कभी कोई कहता है प्लांट के प्रोसेस पढ़ो, फोटोसिंथेसिस, ये सिंथेसिस, वो सिंथेसिस। और हमारे स्कूल के टीचर्स ने तो बोल दिया है कि सारे डायग्राम्स रटने पड़ जाएंगे, सारे फंक्शन रटने पड़ जाएंगे, बड़े बड़े आंसर रटने पड़ेंगे। बट मैंने बोला था ना कि जब अगर मैं आऊंगा कुछ पढ़ाने तो एक भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज अक्षय भैया इज बैक। एंड जैसे अब तक हमने शून्य बैच के अंदर, हमारी फ्री बैच के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए, चाहे वो तुम्हारा चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो साइंस का। अब आ गई बारी लाइफ प्रोसेस की। बहुत ही लॉजिक और डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में सारे डायग्राम, सारे फ्लो चार्ट, सारे फ्लो मैप्स और कुछ ऐसी चीजें, ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ये लेक्चर नहीं है, ये एक मूवी है। मूवी इसको तुम अपने स्पीड के हिसाब से 1.5x पे कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। मिल करके वन शॉट में पूरा चैप्टर विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा ये जो चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेस, ये बड़ा छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। कैसे भैया? क्योंकि यहां पर हमें लॉजिक से कोई नहीं पढ़ाता है, इसलिए हमें बायोलॉजी रटने वाली लगती है। बट अब मैं लॉजिक बताने आया तुम्हें। सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं कि बताओ क्या लिविंग है इन सब में से और क्या नॉन लिविंग? मतलब 1 2 3 4 में से क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है? पहला तो भाई साफ साफ दिख रहा है। मतलब ज्यादा मैं क्या दिखाता यार, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये नॉन लिविंग वाली कैटेगरी में है, डेड बॉडी है। ठीक है। दूसरा, ये तो कबीर सिंह है। ये तो बेचारा दुखी है क्योंकि प्रीति कहीं और चली गई है। बेचारा बहुत दुखी है, बहुत डिस्ट्रेस रहता है, एक जगह पर बैठा रहता है। बट फिर भी कभी तो उठता होगा, कभी तो चलता फिरता होगा। और चलता फिरता है तो ये भी क्या है? यस, ये भी हमारा लिविंग है। वो नॉन लिविंग, ये लिविंग। ठीक है। मतलब अगर मूवमेंट करता है कोई इंसान, जा रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, क्या है? वो लिविंग है। बट इन दोनों केसेस का बता के दिखाओ। देखो, ये एक पेशेंट है जो कि कोमा में है। कोमा में के पेशेंट्स होते हैं ना। अब मुझे बता दो ये कोमा पेशेंट लिविंग है, नॉन लिविंग? देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर दिख रहा है कि यार ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये बेचारा लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेटा हुआ है। ठीक है। बट यहाँ पर कुछ ड्रिप्स लगी हुई हैं, कुछ मशीन्स लगी हुई हैं जिसके थ्रू इसके फंक्शंस हो रहे हैं। वैसे ये रेस्पिरेशन कर पा रहा है, इसका डाइजेशन अभी भी हो रहा है, भले ही नीचे मशीन लगी है इसका यूरिन निकालने के लिए, बट फिर भी यूरिनेशन भी हो रहा है, यानी कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो मतलब हम कोमा पेशेंट को कैसा कंसीडर करते हैं? कोमा पेशेंट को भी हम लिविंग मानते हैं। बट अब केस आता है सबसे ज्यादा मजेदार। बता दो फटाफट से कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? वायरस का केस बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखना। वायरस में हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कभी लिविंग हो जाता है, कभी नॉन लिविंग। मतलब भैया देखो, ध्यान से सुनना। मान लो कोई भी वायरस आता है मेरे अंदर, कोविड वायरस है मेरे अंदर आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? मैं बीमार हो गया, जो भी हुआ। क्यों हुआ? कोविड वायरस की वजह से। यानी कोविड वायरस जो था वो मेरे अंदर आया, और वो अंदर आकर के क्या करता है? मेरी बॉडी के फंक्शंस को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अब ये बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब कैसे होते हैं? ये बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं कोई तुम्हारा बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल क्या है ह्यूमन बॉडी का? 9th में पढ़ा था ना, सेल। किसी के सेलुलर लेवल पे सेल के फंक्शंस को थोड़ा सा गड़बड़ा दे, थोड़ा सा प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दे, तो ही वहां पर प्रॉब्लम होगी। मतलब वायरस क्या करता है, अगर हम लॉजिक से देखें तो एक वायरस जब ये आउटसाइड होता है, आउटसाइड किसके? होस्ट के। जैसे इसके लिए मैं होस्ट रहूंगा जिसके अंदर ये आने वाला है। अगर मैं होस्ट हूं, मेरे बाहर है ये, तक ये क्या रहेगा? डेड बॉडी की तरीके बिल्कुल रहेगा। तब तक ये नॉन लिविंग रहेगा। ठीक है भैया। बट जैसे ही ये वायरस आ जाएगा होस्ट के अंदर, इन होस्ट, तो ये हो जाता है लिविंग। ये हो जाएगा लिविंग, और ये एक बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा। ये मेरे अंदर आ चुका है और ये मेरी बॉडी के सेल्स को जैसे मन वैसे चला रहा है, जिसकी वजह से मैं कभी छींक रहा हूं, कभी बीमार पड़ जा रहा हूं, कभी कुछ और हो जा रहा है। यानी अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो हमने किसी चीज को लिविंग कब बोला? जब वो करवाता है या करता है सेलुलर मूवमेंट, यानी सेल के मूवमेंट्स होने चाहिए। जो सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था ना, बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो तुम्हारा राइबोसोमो, लाइजोसोमो, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स में कुछ करवा दे बॉडी के बेसिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे अगर कुछ करवा दे कोई या करे, तो वो क्या होगा? क्या होगा? बट इसको सिंपल तरीके से हम ऐसा समझेंगे कि ये जो हमारा कबीर सिंह है, बेचारा बड़ा दुखी रहता था। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी रहता था। बट जब इसके दोस्त ने इसका रेंट भर दिया तो ये खुश हो गया। क्या भर दिया? रेंट, तो मकान का किराया। अब रेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी हो रहा है रेंट, ये प्रोसेस चारों, तो वो होगा लिविंग।
कैसे भैया? आर से हमारा मतलब होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर ई से एक्सक्रीशन, फिर एन से न्यूट्रिशन और टी से ट्रांसपोर्टेशन। अभी इन सबको मैं समझाऊंगा, बट ये बस मेरा मंत्रा है, इस मंत्रा को बेटा ध्यान से दिमाग में घुसा लेना। टेंट टेंट कहीं पर भी हो रहा है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या है? वो लिविंग है, बिल्कुल, ठीक है। अब व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो यही तो लाइफ प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस हो रही है तभी तो हम जिंदा है यार। इसके अंदर ना, इसके अंदर ही सारी प्रोसेस नहीं हो रही, कार्टून है, बट मेरे अंदर हो रही है। रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन हो रहा है मेरे अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सब कुछ। और मेरे अंदर एक्सक्रीशन, अभी तो नहीं हो रहा, बाहर जाऊंगा तब करूंगा मैं एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीजें क्या है? ये लाइफ प्रोसेस है। डेफिनेशन क्या है? बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस आर एन, आर, ई एंड ई, ट्रेंड। ये सब चीजें मत जोड़ना अभी। रिप्रोडक्शन कभी भी लाइफ प्रोसेस नहीं माना जाता। क्यों 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 मैंने बोला? इसीलिए मैं लिख करके लाया हूं, क्योंकि यही डेफिनेशन तुम्हें बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यार। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आएगा, सिर्फ RENT आएगा। क्या? रिप्रोडक्शन हमारी स्पीसीज बढ़ाने के लिए होता है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। एक इंडिविजुअल यानी मुझ जैसे एक सिंपल एक सिंगल यूनिट इंसान को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भैया। रिप्रोडक्शन तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए है। तो एक सिंगल इंसान को जिंदा रखने के लिए चाहिए, वो होता है रेंट, RENT, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। एक करके सबको हम पढ़ेंगे। हमने क्राइटेरिया देख लिया, क्या क्राइटेरिया हम यूज करते हैं कि कुछ अलाइव है या नहीं है। सेलुलर मूवमेंट, सेलुलर मूवमेंट के साथ साथ 4 प्रोसेस, करेक्ट, ठीक है, ओके। आंसर हम लिख लेंगे भैया। अब हमें बताओ एक एक प्रोसेस शुरू से शुरू करते हैं। और शुरू से मेरा मतलब होता है किसी भी बॉडी की शुरू से। ऊपर देखो क्या है, तो ऊपर इस बॉडी में क्या है? मुंह, तो हम मुंह से शुरू करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होगा? आते हैं कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन ही होगा। तो न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ इनटेक। हम खाते हैं कोई भी चीज हो। तो अगर हम कहीं पर भी कर रहे हैं इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और ये तो यार जिम वाले सारे जानते ही हैं। मेरा तो एक दोस्त है, वो दिन से रात यही कैलकुलेट करता रहता है, कितनी कैलोरी अंदर आई, कितनी कैलोरी जिम में बर्न हुई, कितने मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, फैट्स लिया, प्रोटीन पाउडर मिला मिला के खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फिर चाहे तुम्हारा विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सारे क्या है? ये सारे हैं न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स को अगर कोई ऑर्गेनिज्म ले लेता है, इनटेक कर लेता है और साथ ही साथ यूटिलाइज करता है, यानी उसकी बॉडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज करती है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब कि अगर हमने कुछ खाया और वो हमारे शरीर में लगा, बॉडी ने उसका यूज किया, हमने खाया उस न्यूट्रिएंट का, तो ये कहलाएगा न्यूट्रिशन पूरा प्रोसेस। अब इसमें 2 टर्म याद रखने हैं, क्या? आई, यू। आई मतलब इनटेक, यू मतलब यूटिलाइजेशन, बॉडी उस चीज का यूज कर ले, ठीक है भैया, समझ गए। तो आगे क्या होता है ना कि न्यूट्रिशन 2 टाइप के हैं। अब इसको पता नहीं क्यों आजकल यूट्यूब पे टीचर बड़ा ज्यादा डिटेल में समझा रहे हैं कि ये है वो है, ताम झाम दुनिया भर का। ये नहीं है यार। अरे भाई, ये सबसे सिंपल चीज है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, घास खाने वाला, ये वो, बहुत इजी, बहुत सिंपल। आप समझते हैं क्या है? आओ देखो, देखो मैं तुम्हें ध्यान से और प्यार से समझाने वाला हूं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे डिवाइड होंगे कैसे कैसे, 2 में। कैसे कैसे? एक 1 और एक 2। पहले हम 1 वाले पे फोकस करते हैं। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी वो जो अपना खाना खुद से बना ले। या मेरे घर की मेड जो मेरा खाना बनाती है, उसका क्या? अपना खाना खुद से बनाने का मतलब न्यूट्रिशन खुद से बना लेना, न्यूट्रिएंट्स भी खुद से ले लेना। कैसे ले लेना? देखो, 2 वर्जन है, एक रास्ता, दूसरा रास्ता। पहला रास्ता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब है लाइट। कोई जो लाइट की मदद से अपना खाना बनाता है, कौन बनाता है? अरे भैया सिंपल, ये प्लांट बनाते हैं। तो जो फोटो की मदद से यानी लाइट की मदद से बनाता है, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि ग्रीन प्लांट, ठीक है। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या है? जो केमिकल की मदद से बनाए, जिसको लाइट की जरूरत नहीं है, बट बिना लाइट के भी वो अपना खाना बना सकता है, वो क्या हुआ? कीमो ऑटोट्रॉफिक, केमिकल की मदद से। अब ये यहां पर क्या है? जो केमिकल्स की मदद से बना रहे हैं, जैसे कि कुछ एल्गे और पर्पल बैक्टीरिया, एग्जांपल के लिए याद कर लो। बस इतना था यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, यानी खुद से बनाने वाले। अब जो दूसरे का टिफिन मार मार के खाते हैं, बेचारा कोई लंच लाया होता है और उसका लंच पीरियड पे वेट भी नहीं करते हैं, पहले ही चबा जाते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। इसके कौन कौन से रास्ते हैं? यहां पर है हमारे 1, 2 और 3 रास्ते। पहला रास्ता है सैप्रोफिटिक, मतलब
कोई भी पेड प्लांट्स पे या डेड एनिमल्स पे जब डिपेंड रहे कि कोई चीज मर गई है ना, हम उसके बाद खाएंगे, हम खुद से नहीं मारेंगे, कोई चीज मरी पड़ी है हम उसको खा लेंगे जाके, वो कौन है? सैप्रोफिटिक। जैसे यीस्ट और मशरूम, ये क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग एनिमल बॉडीज पे, अरे भाई ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट पे और डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर दूसरा है पैरासिटिक। अब ये फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पैरासिटिक क्या है भैया? पैरासिटिक को ऐसा इमेजिन करो, एक बिल्कुल तुम्हारा दोस्त जैसा, तो तुम्हारे साथ ही रहता है, बट वो आस्तीन का सांप है, तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारा खून चूसता है दिन से रात। बस सही पकड़ो, बाल में से जुआ निकलती है, खून चूसता है, तो कभी कभी पकड़ लेता है जानवरों को, चिपक जाता है स्किन पर, छोड़ता नहीं है क्योंकि वो खून चूसता है। मतलब जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तुम्हें मारेंगे नहीं, बिना मारे ही प्यार से आएंगे, तुम्हारे बगल चिपकेंगे और खून चूस करके न्यूट्रिशन लेकर के बाहर। कौन होते हैं ये होते हैं पैरासिटिक, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इस तरह से डिपेंड होते हैं, जैसे टेपवॉर्म और लाइस। लाइस यानी जुआ, टेपवॉर्म यानी वॉर्म्स जो बिल्कुल टेप जैसे दिखते हैं। अब देखो तीसरा है होलोजोइक। होलोजोइक वो हैं जो फूड मटेरियल को अंदर खाते हैं, ये किसी भी बॉडी पार्ट से अंदर लेंगे और अंदर ही डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, होगा होलोजोइक। एग्जाम्पल खुद है इंसान, हम ह्यूमंस एग्जाम्पल है और अमीबा एग्जाम्पल है। भैया अमीबा कैसे एग्जाम्पल है? अमीबा को हमने कभी एप्पल खाते नहीं देखा। देखो ध्यान से समझो, अमीबा का भी केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिटेल में हम समझेंगे, बट पहले एक सीबीएसई का पापा वाला क्वेश्चन कर दो यार। मतलब ये सीबीएसई का पापा क्वेश्चन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये लिटरली अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये कर लोगे मतलब तुम्हें टॉपिक समझ आ गया। जैसे यहां पर पूछा गया है, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक? नहीं। क्या ये खाना खाता है ऐसे बॉडी से अंदर लेता है, किसी बॉडी पार्ट से अंदर ले खाता है? नहीं। फिर फोटोट्रॉफिक? नहीं, खाना खुद से तो बना नहीं पाता ये। फिर उसके बाद सैप्रोफिटिक, एज सिंपल एज दैट। सैप्रोफिटिक क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ना डिपेंडेंसी रखता है, चाहे ईस्ट हो चाहे मशरूम हो। अभी हमने देखा था, ये देखो यहां पर, ये रहा। अब आ जाओ इधर आगे, अब हमें देखना है एक और क्वेश्चन। इसमें क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब्ड? मतलब बाहर ही ब्रोकन डाउन मटेरियल है, उसको बस एब्सॉर्ब कर लेना है, ठीक है। अब इन सब में से क्या आंसर है मुझे फटाफट से कमेंट करके ए बी सी डी में से बता देना, ठीक है, जरूर से। चलो आगे आओ आगे आओ आगे आओ। अब आ जाता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद अमीबा पे आएंगे और सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहला वाला पढ़ते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक, जो खाना खुद से बना रहे हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ये खाना खुद से अपना बना पाते हैं और ये कैसे बना पाते हैं? एक प्रोसेस के थ्रू जिसका प्यारा सा नाम है फोटोसिंथेसिस। अब भैया इसमें भी हमें टीचर्स ने बोल दिया कि बहुत रटना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूं, बहुत इजी है ये फोटोसिंथेसिस। और देखते हैं, तो मैं एग्जैक्टली वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाला है। ध्यान से देखो, इस पिक्चर के थ्रू मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? ये है सूरज, ठीक है ना, सूरज मामा अपने हैं ऊपर। अब यहां से ये सूरज मामा कुछ लाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, इसको एक ग्रीन प्लांट को सनलाइट दे रहे हैं। फिर इधर से ये क्या है? वाटर, ठीक है ना, ये क्या है? वाटर है, इसको हम H2O लिख देते हैं। अब वाटर कहां आ रहा है? रूट्स में। ऊपर से आ रही है सनलाइट, नीचे से आ रहा है वाटर, और एटमोस्फियर से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO। तीन चीज कौन कौन सी? पहली सनलाइट, CO2 और वाटर। ये तीनों चीज आ रही है और कहा जा रही है? प्लांट के पास। प्लांट इसको लेके बना रहा है, लेकर के दो चीज। क्या दो चीज? अरे एक शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, जो उसका अपना खुद का फ्रूट है, खुद का अपना एनर्जी के लिए यूज करेगा, और तीसरा दूसरा वाला हमारा ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं। हम देखो ध्यान से, मैंने सिर्फ पिक्चर में समझाया है, पेपर में क्या आएगा ध्यान रखना। सिर्फ हमें इतना मालूम कर लेना है कि भैया सिंपल लॉजिक कि दिन में क्या कर रहा है? सुबह सुबह प्लांट उठा, मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, सुबह सुबह ये उठता है। सुबह सुबह उठ के क्या करेगा? तुम सुबह सुबह उठ करके जाओगे, फ्रेश होगे, उसके बाद कुछ खाओगे ना। बस ये क्या खाता है? ये सुबह सुबह उठ के इंतजार करता है कि कब सूरज आएगा, और जैसे ही सूरज आएगा ये खा लेगा क्या? सनलाइट। तो ये क्या खाता है? सनलाइट खाता है, पानी पीता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तीन चीजें। फिर उसके बाद ये दूसरा स्टेप क्या करता है? ये इसका दिन का पहला काम है, टाइम टेबल है ये पूरे प्लांट का, याद कर लो एग्जाम में आएगा। पहला काम क्या है? इन तीन चीज को ले लिया। दूसरा, एनर्जी इसको आ गई, ठीक है, एनर्जी आ गई, एनर्जी का कन्वर्जन करेगा, अभी देखते हैं, और स्प्लिटिंग कर देगा। स्प्लिटिंग यानी तोड़ देना मार के। क्या तोड़ेगा? अभी देखेंगे, अभी इधर आओ। तीसरा है हमारा रिडक्शन करके बना देगा शुगर, जो इसका मेन चीज है। फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहा है? ताकि अपना खाना बना पाए, तो शुगर ही इसका खाना है। अब ये तीनों स्टेप को आप डिटेल में देखें। ये रहा,
तुम्हारे सामने देखो ध्यान से, ये तीनों स्टेप डिटेल में, यानी ये एग्जाम में लिखने को आएगा कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में कैसे होता है, इन स्टेप। वही देखो, मैं तुम्हें रटवा नहीं रहा हूं। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ये दिखा देता तो तुम कहते भैया आप भी बाकी टीचर की तरह लिख करके आ गए, वही बता रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें सिंपली बता दिया मैंने कि प्लांट का डेली रूटीन क्या है। सुबह उठेगा, CO2 H2O लाइट लेगा, फिर एनर्जी मिल जाएगी और फिर वो तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा, फिर रिएक्शन करके शुगर बना देगा। इसी को अंग्रेजी की भाषा में लिख दिया गया है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है, ये हम इसमें देखेंगे, बस इसको तुम अभी यहां पढ़ लो। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, बोला था ना एनर्जी का कन्वर्जन। दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो उसने ली है उसे केमिकल एनर्जी बना देगा ताकि प्लांट में यूज हो सके। और फिर स्प्लिटिंग यानी तोड़ देना। क्या तोड़ना था, बताओ भैया, तोड़ना है, जल्दी बताओ। अरे भाई वो नहीं तोड़ना है जो उसने तुम्हारा तोड़ दिया, वो नहीं तोड़ना है बेटा। ये दिल की बात नहीं है, ये वाटर की बात है। ये वाटर को तोड़ देगा क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे रूट्स से लिए गए थे उनको ये स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हमने पढ़ रखा है H2O टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। आखिरी में रिडक्शन किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। इसी कार्बोहाइड्रेट को कई जगह शुगर लिखा गया था, ठीक है। पूरा प्रोसेस ये है क्या, 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल सनलाइट, ठीक है ना, मतलब सनलाइट आ रही है क्लोरोफिल के ऊपर, फिर ग्लूकोज C6H12O6, फिर 6O2 यानी ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा है, यहां से वाटर हटा दो ऑक्सीजन तक, ये हमारा पूरा प्रोसेस का रिएक्शन दे दिया गया। बट भैया यार हमें ये बताओ कि एग्जाम में क्या आएगा। सिंपल सी बात हम पूछ रहे हैं, एग्जाम में क्या आएगा ये जानना है। एग्जाम में आएगा फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप और रिएक्शन, और एक और केस आएगा बड़ा मजेदार, वो हम पढ़ेंगे। पहले देख लो इधर है क्या, मतलब ये प्लांट ऐसा कर क्यों पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास है बड़ा मजेदार सा एक पिगमेंट क्लोरोफिल। जैसे देखो ये पूरी लीव्स हैं, अब इसका हमने थोड़ा सा सेक्शन लिया है जिसको यहां पर हमने जूम इन कर दिया है। ये जो नीचे दिख रहा है ये थोड़े से सेक्शन का जूम्ड वर्जन है, तो इसको जूम करके यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले ये ऊपर क्या है, लाल, ये लाल 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 लाल, ये क्या है, ये है सबसे पहले जूम इन एरिया। इसके नीचे में देखना है, सबसे पहले आ जाएगा इसमें, देखो ब्लू से मैं दिखा रहा हूं, ये वाली लेयर, ये ब्लू वाली लेयर है, ये वैक्सी क्यूटिकल, उसके ऊपर वैक्स लगा है। क्यों लगा है वैक्स, ताकि वाटर लॉस ना हो। वैक्स, अरे भाई बालों में वैक्स लगाते हो, मोमबत्ती वाला वैक्स, तो वो वैक्स लगा हुआ है ताकि पानी का वाटर लॉस ना हो। फिर जैसे ही वैक्स क्यूटिकल के नीचे आओगे तो वो पार्ट कहलाता है अपर एपिडर्मिस। ये जो ऐसे रेक्टेंगल बॉक्सेस बने हैं ये अपर एपिडर्मिस। फिर उसके बाद आता है मेन हीरो इस पेड़ का, जो कि है ये गोला गोला, ये गोला गोला ग्रीन ग्रीन जो है, जिसको मैं रेड कर दे रहा हूं, अरे ग्रीन को मैं रेड कर दे रहा हूं, ये पार्ट छोटे 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 से क्लोरोप्लास्ट हैं। ये क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे से पिगमेंट हैं जो मिल करके बनाते हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोफिल। समझ में आई बात, यानी प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो मिलकर क्लोरोफिल बनाता है, प्लांट का ही पार्ट है, ठीक है भैया। उसके नीचे होता है एयर स्पेस। ये देखो जहां अभी भी गैप दिखा रहा है तुम्हें, बड़े बड़े से गैप, ये गैप है, ये गैप है, जहां पर भी गैप दिख रहा है ये गैप्स क्या है, एयर स्पेस, ताकि हवा अंदर आ सके। अब हवा अंदर आएगी कहां से, कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना। हमारे पास नॉस्ट्रिल्स है, नाक है, प्लांट के पास क्या है, प्लांट के पत्ते में है ये स्पेस, ये जगह। देखो किस कलर से दिखाऊं, जल्दी बताओ। ये लो हम लोग ले लेते हैं पिंक कलर। पिंक कलर से देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, ये जो एंट्री स्पेस है ये है प्लांट की एंट्री के लिए, हवा की एंट्री। और हवा की एंट्री किसके थ्रू होगी, कौन सा पार्ट है ये, स्टोमाटा। तो स्टोमेटा के थ्रू होगी एंट्री, बहुत बढ़िया। और अब स्टोमेटा के आजू बाजू है कुछ गार्ड सेल्स जिसको भी हम आगे देखेंगे। नीचे याद कर लो, जैसे ऊपर एपिडर्मिस था, नीचे लोअर एपिडर्मिस। तो ये डायग्राम समझ गए, अब इससे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, बहुत बढ़िया। देखो होता क्या है ना, हमें इसको जो मैंने बोला था कि मैं स्टोमेटा को और गार्ड सेल को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ये नहीं है कि मेरा मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले कई साल में आ चुका है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे सालों में ये रिपीट हुआ है। देखो जो मैंने पिंक पिंक पोर बनाया था ये क्या था, स्टोमेटा। ये देखो तो मैंने पिंक कलर से दिखाया था, ये देखो कहां से एंट्री हो रही है, ये वाला पार्ट, कहां से हवा एंट्री होकर एयर स्पेस में जाएगी, पूरे लीव्स में आएगी। तो ये हवा एंट्री कहां से करेगी, स्टोमेटा से। पिंक स्पॉट, और पिंक स्पॉट तो तुम ढूंढ ही लेते हो, ये पिंक स्पॉट है ना। तो ये रहा हमारा एस्टोमेटल पोर, यहां पर भी और यहां पर भी ये पिंक पिंक स्पॉट क्या है, ये है स्टोमेटा। भैया आपने बताया था कि स्टोमेटा की रक्षा करने के लिए अगल बगल कुछ है, अगल बगल कुछ है ना रक्षा करने के लिए, क्या है,
अगल बगल जो है वही तो है हमारी गार्ड सेल्स, रक्षा कर रही है, इसीलिए इसका नाम है गार्ड सेल्स। ठीक है, देखो यहां भी और यहां भी। भैया इन दोनों में अंतर क्या है? ये फूला हुआ है, ये बॉडी गार्ड जैसे टाइट है, स्टोमेटा भी थोड़ा सा वाइड है, खुला हुआ है, ये बंद है। तो केस क्या है कि जब ये ओपन होता है तो ऐसा दिखता है। ओपन कब होता है? जब गार्ड सेल के अंदर घुस जाता है पानी, गार्ड सेल के अंदर घुस जाएगा पानी। तो गार्ड सेल के अंदर घुसा पानी H2O और वो भर गया तो ऐसे स्ट्रेच हो गया। अरे भाई पेट भरता है तो ऐसे फूल जाता है, तो बस गार्ड सेल भी हमारा फूल गया है। अब ये फूल गया तो ये बगल हो गया, स्टोमेटापोर ओपन। स्टोमेटापोर ओपन मतलब कि अब गैसेस आएंगी जाएंगी, एंट्री होगी हवा की। ठीक है भैया, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, पानी निकल जाता है। जब पानी निकल गया तो ये बेचारा श्रिंक हो गया, और श्रिंक हो गया जब ये देखो ये पतला सा हो गया, तो इसके बीच में जो पोर है स्टोमेटा ये भी छोटा हो गया, यानी बंद हो गया। यानी जब गार्ड सेल स्वेल होंगी, जब गार्ड सेल स्वेल होंगी यानी कि क्या होंगी, फूल जाएंगी, सूल जाएंगी, पानी से भर जाएंगी, तो स्टोमेटा ओपन कहलाएगा। और जब श्रिंक होंगी, पानी निकल जाएगा, तो वो कहलाएगा बेटा स्टोमेटा क्लोज, यानी स्टोमेटा बंद हो गया। बहुत सिंपल भैया, बहुत सिंपल। अब ये क्या है भैया, ये क्या दिखा दिया पढ़ते पढ़ते? पैर नहीं, नीचे नीचे देख ले भाई, नीचे देख लिए, ये दिखाने लाया हूं मैं। टाइम गलत जगह फोकस नहीं करना होता है। ये क्या है देखो, ध्यान से समझो, ये कहलाता है ज़ेरोफाइट्स। क्या है बेटा? ज़ेरोफाइट्स। क्या है ज़ेरोफाइट्स? डेजर्ट प्लांट। यार ज्यादा अंग्रेजी क्यों लगानी, डेजर्ट प्लांट यानी डेजर्ट में कोई प्लांट उगा है तो वो क्या है, ज़ेरोफाइट्स है। डेजर्ट प्लांट में इसलिए दिखा रहा हूं, इमेजिन करो डेजर्ट प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता होगा यार, उसको भी खाना बनाना है, क्योंकि ये भी ग्रीन है, जितने भी ग्रीन प्लांट है सब खाना बनाते हैं, तो ये कैसे करता होगा? तो भैया प्रॉब्लम क्या है? हाँ देखो ना प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है ना, जब तुम इधर आओगे तो जो मैंने तुम्हें रूटीन दिखाया था प्लांट का, तो प्लांट के रूटीन में मैंने तुम्हें कुछ बात बताई थी ये कि भैया प्लांट सुबह सुबह उठता है, क्या करता है? सुबह सुबह उठा, हाँ हाँ मजा आ गया। सुबह सुबह क्या करता है? CO2 H2O और लाइट लेता है। सुबह सुबह वो लाइट लेता है, ठीक है। लाइट लेगा कहां से, जल्दी बताओ, कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट? लाइट लेगा क्लोरोफिल से, बताया था, क्लोरोफिल से। बहुत सही भैया। वाटर लेगा कहां से? रूट से। बहुत ही बढ़िया भैया। अब CO2 लेगा कहां से? स्टोमेटा से। CO2 लेगा कहां से? स्टोमेटा। ठीक है भैया, समझ गए। अब स्टोमेटा से ये लेता है CO2 सुबह उठते ही। बट अगर स्टोमेटा सुबह उठते ही डेजर्ट प्लांट ने खोल दिया, प्रॉब्लम ये आएगी कि वो सारा का सारा पानी लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां धूप इतनी तगड़ी है कि स्टोमेटा खुला है गैस के लिए कि CO2 ले लेता हूं और बना दूंगा फोटोसिंथेसिस से अपना शुगर, अपना कार्बोहाइड्रेट। बट होगा उल्टा ये कि CO2 लेने के चक्कर में अगर वो स्टोमेटा खोल देता है ना, तो स्टोमेटा जैसे ही खुला, सारे का सारा पानी जो उसने जमा किया था रूट्स के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर धूप हो जाता है। ये मोहतरमा के बगल में देखो ये सूरज है, तो यहाँ पर धूप काफी ज्यादा है। अब इस चक्कर में कि अपना पानी ना लूज करे, ये स्टोमेटा खोलता ही नहीं। स्टोमेटा नहीं खोलेगा तो कैसे बनाएगा भैया? दिन में स्टोमेटा नहीं खोलता है। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ये होते हैं, एक टर्म याद कर लो, नाइट आउल, क्योंकि तुम में से कई सारे लोग होंगे। क्या होते हैं बेटा? नाइट आउल्स। रात रात को जाग के अपना काम शुरू कर देते हैं। मतलब लोग ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो, CO2 ले लिया, ठीक है, CO2 ले लिया रात को ही, और इसको स्टोर कर लिया किस फॉर्म में? एक एसिड बना के, जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। तो इसको मैलिक एसिड बना देते हैं, और फिर जब जरूरत पड़ी तो इसे CO2 को यूज कर लेंगे और आगे क्या बना देंगे रिडक्शन करके? वही कार्बोहाइड्रेट जो इनको बनाना है। यानी ये एक काम अलग करते हैं बाकी लोगों से कि भाई ये रात को ही काम शुरू कर देते हैं, और रात को ही काम शुरू करके CO2 से मैलिक एसिड से कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब ये पूरा आंसर लिखा है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए क्योंकि ये सवाल कई बार आ जाता है, फोटोसिंथेसिस बताओ, वो तो बता लोगे, बट डिफरेंट क्या है डेजर्ट प्लांट में? तो डेजर्ट प्लांट में यही डिफरेंट है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। भाई ये रातों रात स्टोमेटा दिन में नहीं खोलेंगे, ये रातों रात स्टोमेटा खोलेंगे, गैस वगैरह जो भी चाहिए, जो भी करना है करेंगे, बनाएंगे क्या? CO2 स्टोर करके मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड से क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, और अपना फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा देख लेना आंसर। अब हम बढ़ेंगे आगे, और हम पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करने में अच्छे अच्छों की बैंड बच जाती है, बट मैं तुम्हें लॉजिक से करवाऊंगा। ये क्वेश्चन देख के काफी लोग डर जाते हैं ना कि भैया ग्राफ राफ कहां से आ गया बायोलॉजी में, आप फिजिक्स कहां पढ़ाने लग गए। फिजिक्स नहीं है ये बेटा,
जिस दिन से ये पेन उठाई है, बोर्ड पर आया हूं, कैमरा चालू किया हूं, तब से कसम खाई है कि उस लेवल का, उस डिटेल में और उस डेप्थ में पढ़ाऊंगा जो पैसे दे करके वो लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। फ्री में पढ़ाऊंगा उसी लेवल का, उसी डेप्थ का। बस ध्यान से दिल लगा कर पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा और अगले दिन से टॉपर तुम ही हो। बस ध्यान से देखना है क्या ये सवाल में क्या है। अनीता है यार, अनीता पर फोकस हटाओ और क्वेश्चन पे फोकस। क्या? अनीता कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन फोटोसिंथेसिस इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट यानी पानी में जो होते हैं, डेजर्ट देख लिया, लैंड वाला देख लिया, एक्वेटिक भी देख लो। अब इसमें उसने क्या किया है, डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजर किया है। देखो नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है। देख ये क्या है, वाटर पॉट है, ठीक है, इसमें पानी है। पानी के अंदर एक पेड़ उगा हुआ है, ठीक है ना। पानी के अंदर इमेजिन करो एक पेड़ उगा हुआ है। इसने किया क्या, इसमें इसको फोटोसिंथेसिस नापना है। फोटोसिंथेसिस कैसे नापेगा कोई? अरे फोटोसिंथेसिस तुम कैसे नापोगे? तुमको मैं बोल दूं कि तुमको नापना है कि तुमने जिम में आज कितनी मेहनत करी, तो कैसे नापोगे? देखो इतनी कैलोरी बर्न हुई भैया, मैं उससे नापूंगा, यानी आउटकम से ना। तो फोटोसिंथेसिस का आउटकम क्या होता है बेटा? आउटकम होता है भैया ऑक्सीजन। तो ये क्या कर रही है, ये इस पानी के टैंकर में कह लो या पानी के छोटे से पॉट में क्या नाप रही है? यस, O2 लेवल। तो O2 लेवल नाप करके ये क्या जान ले रही है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है या कम हुई है। तो इसने ये जो ग्राफ दिखाया है ना, इसमें इसने क्या नापा है? O2 लेवल, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल। ठीक है भैया, समझ गए। मतलब ऑक्सीजन लेवल से हमें मालूम पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस कितना हुआ और कितना नहीं। ग्राफ नंबर पे आओ, यानी पहला ग्राफ। इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस, ये टाइम लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है ऊपर तरफ। इसको बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब टाइम के साथ यू बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस हो रही है मतलब क्या? मतलब ये क्या जी, सिंपल सी बात है, यहां पर टाइम के साथ ऑक्सीजन बन रहा है। बट दूसरे वाले ग्राफ में, ग्राफ नंबर वाई में देखोगे तो ये थोड़ा 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 गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब अगर आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि इसने दूसरे वाले को क्या किया था, एक काले कपड़े से बंद कर दिया। अब दूसरे वाले को देखो, अगर इसको मैं एक काले कपड़े से बंद कर दूंगा अगर, तो क्या होगा, यहां लाइट नहीं आएगी। लाइट नहीं आएगी काले कपड़े से अगर बंद कर दिया। और लाइट अगर नहीं आएगी तो भैया सिंपल सी बात, फोटोसिंथेसिस कहां से होगी? वही पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट कुड बी द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि चेक करना कि किसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रहा है, ये एम हो गया इसका। फिर दूसरा, फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर सेलुलर प्रोसेस क्या हो सकती है, क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? व्हाई डज ऑक्सीजन लेवल राइज इन ग्राफ एक्स? एक्स में क्यों बढ़ा है, वाई में क्यों नहीं? क्योंकि एक्स में भाई यहां पर कहीं भी हमने काला कपड़ा या फिर कोई कपड़ा नहीं डाला, यहाँ पे लाइट भी आ रही, सब हो रहा है, तो यहाँ पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट डाउनवर्ड क्यों गया है वाई में? क्योंकि भाई इस डाउनवर्ड वाले ग्राफ में क्या केस था, ऐसा केस हमने ठग दिया था, लाइट आ ही नहीं रही है। अब किसी को तुम लाइट नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, बैंड बच जाएगी। जैसे देखो ये, देखो ये क्या मैंने अंकल से लिया था, उन्होंने बोला कि इसको ना तुम इंडोर रखना। इंडोर रखोगे बहुत बढ़िया है यार, बहुत डेकोरेटिव है, बढ़िया है। ये बेचारा असली प्लांट है, इसको मैंने लाइट नहीं दी 2 दिन और इसका ये हाल हो गया, ड्राई ड्राई हो गया है। अब इसको कल मैं सनलाइट दिखाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो लाइट नहीं आई, इस वजह से फोटोसिंथेसिस का ग्राफ नीचे, ऑक्सीजन नहीं बन पाई, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। बट ये इसका आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और कौन सा सेलुलर प्रोसेस यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है? जल्दी बताओ, क्या किया जा सकता है एक और? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आगे चैप्टर में देखने मिलेगा, चैप्टर में ही तुम्हें मिलेगा एक नाम, रेस्पिरेशन। हो आओ चलो हम समझते हैं आगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर अभी तक तो हमने सिर्फ ऑटोट्रॉफिक पढ़ा है यार, हेट्रोट्रॉफिक आया है। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब? ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे को खा लो और खुद का बॉडी बना लो। अब कैसे होगा? पहला अमीबा पढ़ना है, दूसरा पैरामीशियम। क्या पढ़ना है बेटा? पहला अमीबा और दूसरा पैरा। इसकी स्पेलिंग याद कर लो यार, स्पेलिंग सारे लोग इसमें गलती करते हो। क्या है पैरामीशियम? पैरामीशियम। प्रोनाउंसिएशन ऐसी करो कि स्पेलिंग याद रह जाए, पैरामीशियम, वो याद रखना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, बात मैं कह रहा हूं इतनी सी कि अमीबा क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। 5 नंबर में कभी कभी लिखने को आता है। क्या स्टेप है, देखो ध्यान से। पहला स्टेप नंबर 1 कि न्यूक्लियस है अंदर सेल के, ये जो छोटी सी सेल है ना, ये यही छोटू सा हमारा अमीबा है। तो ये अमीबा है, बगल में फूड पार्टिकल है, यानी अमीबा थोड़ा सा सेंस करता है कि आस पास कोई शिकार है। दूसरा स्टेप क्या करता है,
ये अपना औजार निकालता है, अपना हथियार निकालता है। इसका हथियार क्या है? इसका हथियार है सूडोपोडिया। ऐसे करके हाथ निकालेगा और जो भी फूड पार्टिकल दिख रहा है उसको पकड़ ले। क्या करेगा? ऐसे करके दो हाथ निकालेगा जिसका नाम है स्यूडोपोडिया, स्पेलिंग याद रखना। और फिर तीसरा स्टेप होता है कि इसको पकड़ लेगा, ऐसे करके जकड़ लेगा। अब जहां पर इसने जकड़ा, इस एरिया को जहां पर इसने जकड़ा, उसको क्या बोलते हैं? यस, फूड वैक्यूल। और जिसको पकड़ा वो फूड पार्टिकल है। फिर आखिरी में ये को अंदर ले लेता है। ठीक है, तो 4 स्टेप का प्रोसेस, और पांचवा एक और ऐड कर सकते हो 5 मार्क्स में, कि फिर इसके बाद ये वेस्ट भी रिमूव कर देता है। यानी एक सेल का यूनिसेलुलर होकर के सारा काम कर रहा है। एक ही सेल है भाई, कभी ऐसे 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 करके अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है। मतलब इंजेशन, खाना लेने से लेकर, इंजेशन से लेकर इजेशन तक, यानी खाना छोड़ने तक, सारा काम एक सेल में हो रहा है, यूनिसेलुलर अमीबा। उसी तरीके से पैरामीशियम है। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये इस तरीके से जो बाहर इसके हेयर निकला होता है, जिसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। इसकी मदद से काम करता है, इसी की मदद से मूवमेंट करता है। यहां से देखो फूड अंदर लेगा, जिसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और अपने ही एक ही सेल से थोड़ा सा स्पेस बना करके, थोड़ा सा बना के कर देगा, और इसको बोलेंगे पेस्ट एलिमिनेशन या फिर एक्सोसाइटोसिस। ज्यादा टर्म नहीं याद करना है, बस पैरामीशिया और एमीबा दो एग्जांपल है यूनिसेलुलर की। क्लियर? आगे देखते हैं। जो आगे आएगा अपना अब मेरा फेवरेट पार्ट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन। कि भाई अब यहाँ क्या है, हमें ये देखना है। यहाँ कुछ तो मजेदार होने वाला है। कुछ तो मजेदार है। क्या? आओ समझते हैं कि भाई ये पूरा जो हमारा पार्ट है बॉडी का, तो हम समझेंगे डिटेल में कैसे। देखो 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 देखो, एक एक पार्ट को। सबसे पहले ऊपर है टंग। अब भैया ये तो बोरिंग तरीका है, कुछ मजेदार लेके आओ। तो मजेदार देखो ये है। देखो देखो देखो, इसे फोकस करो, इसमें फोकस करो, फोकस करो। क्या है ये? सबसे ऊपर माउथ है। इसको बोलते हैं क्या? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है बेटा? इस पूरी कैविटी, ये जो पूरा कैविटी है, ये क्या क्या है इसके अंदर? टीम है, ठीक है। टंग है ना? टंग है, ठीक है। टंग के साथ साथ टीथ है, ठीक है। तो टंग है, टीथ है, और एक क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर एक सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सिंपल सब देख लेते हो, मगर सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं देखते। सैलिवरी ग्लैंड्स भी हैं, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। अभी बाहर बाहर से जो दिख रहा है वो देखना है। क्या हमें दिख रही है? टंग। हमें दिख रहा है माउथ, बक्कल कैविटी, ठीक है भैया। इतना हमने पार्ट समझ लिया, ठीक है ना? देखो इससे ही समझेंगे, इतना हमने पार्ट समझ लिया। फिर नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है? ये नीचे है ओइसोफेगस। नीचे क्या है? ओइसोफेगस, यानी एक पाइप है ओइसोफेगस नाम की। पाइप के बाद कनेक्ट होता है क्या? स्टमक, जो कि जे शेप का होता है। जे, देखो ना, ये जे टाइप का है। ऐसे जे बना दोगे इसके अंदर, बिल्कुल जे जैसा है। अब ये क्या है? स्टमक है, पेट। पेट के बाद क्या आता है? पेट के बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगी लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आएगा एनस। ठीक है, आखिरी में। अब ये बाकी पार्ट्स क्या है, ध्यान से समझो। बाकी पार्ट्स मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पर बाकी पार्ट है। जब हमारा आता है खाना स्टमक में, स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर मदद पड़ती है किसकी? वहां पर मदद पड़ेगी एक पैनक्रियाज की और एक लीवर की। फिर ये पाइल डक्ट क्या है, ये गैल ब्लैडर क्या है, ये भी समझेंगे डिटेल में। बस अभी इतना याद रखो कि पूरे पार्ट्स कौन कौन से हैं। ऊपर टंग है, बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ हो गए। और दो इस साइड पे क्या है? लीवर और पैनक्रियाज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे आओ। अब एक एक करके शुरू करेंगे हम लोग। क्या क्या काम किसका किसका है, बड़े ध्यान से, बड़े लॉजिक से देखेंगे। देखो सबसे पहले कौन है? हमारा माउथ, ठीक है। मुंह, मुंह में क्या क्या है? टीथ है भैया। मुंह में क्या है? टीथ है, ठीक। सबको पता है दांत है। ये क्या करता है? च्युई करता है, चबाता है। फिर टंग है, जो कि मिक्स टेस्ट और स्वेविंग में काम आती है। फिर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जिसमें कौन सा एंजाइम बनता है? सैलिवरी एमिलेस। क्या नाम है? सैलिवरी एमिलेस। अरे भाई, सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या बनेगा? याद रखना, एंजाइम है ये। इसका नाम है सैलिवरी एलिमेस। एलिमेस, अरे एमिलेस, सैलिवरी एमिलेस, जल्दी लिखो, सैलिवरी एमिलेस। ठीक है, चलो। अब इसके बाद एक क्या है? ये स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगा सैलिवरी एमिलेस नाम का एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है? किसी भी चीज को तोड़ता है। एंजाइम का मतलब कोई भी रिएक्शन को बढ़ा देना, तोड़ देना। तो रिएक्शन क्या बढ़ा रहा है? स्टार्च फूड को। जैसे स्टार्च आया, उसको तोड़ देगा सिंपल शुगर में, जिसका नाम होता है माल्टोस। बस 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 बस, इतना ही काम है हमारे माउथ का। और अगर मैं पूछे डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो कुछ नूप बच्चे, बेवकूफ बच्चे बोलेंगे पेट में डाइजेशन। नहीं, ये हम पूरा पढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। पूरे में डाइजेशन होता है बेटा, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही।
माउथ से हमारा डाइजेशन हो जाएगा शुरू। ठीक है, हमने देख भी लिया। इसका डाइजेशन होता है माउथ में कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च वाले फूड का, जो कि टूट के बनेगा सिंपल शुगर या फिर माल्टोस। अब फिर खाना आएगा कहाँ? स्टमक में। कहाँ आएगा? खाना आएगा भैया स्टमक में। ठीक है, स्टमक में आते ही, खाना आते ही हमें एक आवाज आती है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, आवाज आती है अंदर से कि पेप्सी मेरी है। अगर घर में पेप्सी आके रखी है तो तुरंत ही जाकर के उस पर टूट पड़ोगे ना, क्या बोलोगे? पेप्सी मेरी है, तो वही बोलना है, पेप्सी मेरी है। क्योंकि पेप्सी मेरी है से तुम याद कर लोगे कि स्टमक के अंदर क्या क्या खेल चल रहा है। पहला, पेप्सी से याद करो कि एक एंजाइम होता है यहां पर जिसका नाम होता है पेप्टिन। मतलब पेप्सी लिखा और लास्ट में एन लगा दिया, पेप्सिन। ठीक है, फिर मेरी एम से याद रख लो म्यूकस, और फिर है से याद कर लो एच से HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपना 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 काम है। क्या काम है? ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। टी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। फिर म्यूकस क्या करेगा? स्टमक में है म्यूकस, और स्टमक में ही क्या है? नीचे देखो एसिड है। एसिड से बचाएगा कौन? म्यूकस। और एसिड भी अपना काम करेगा, जैसे कि वो बैक्टीरियाज को मार देगा, जम्स को मार देगा, जो भी तुम खाना खा रहे हो उसमें अगर प्रेजेंट है। बहुत सही, बढ़िया। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद खाना देखो कहां पे आ रहा है। देखो, हमने यहां तक पढ़ा है। कहां तक हमने पढ़ा? सिंपल सा कि खाना हमने खाया और खाना ओइसोफेगस से आया। तो ओइसोफेगस में ऐसा क्यों? क्योंकि ओइसोफेगस में जो खाना मूवमेंट कैसे करता है? अरे भाई, किसी पाइप है, पाइप पे कुछ डालोगे, अगर पाइप पतली है उस चीज से जो तुम डाल रहे हो उसके अंदर, तो वो अटक जाएगी। अगर पाइप बड़ी है तो वो सट सा अंदर है। खाना हमारा है, सेब हमारा जो है बहुत ही बड़ा होता है, बट हम चबाते हैं अंदर डालते हैं, तो यहां पर ना ओइसोफेगस में होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और हमारा यू 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 ऐसा आता है, यू 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 यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ये मूवमेंट का नाम है। कहां पे होता है? ओइसोफेगस में, पाइप में। खाना कहां पे आता है? स्टमक में आता है। और स्टमक में हमने क्या देखा क्या होता है? पेप्सी मेरी है। अब फिर स्टमक के बाद यह आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हमने जूम कर दिया, उसके आसपास कुछ दिखेगा। हाँ, देखो, ये हमारा ऑर्गन है लीवर, याद रखना। क्या है ये? लीवर। जिसका काम क्या है? ये प्रोड्यूस करता है एक जूस, गन्ने का नहीं, बाइल जूस। कौन सा जूस? ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, BILE। ठीक है, फिर उसके बाद स्टमक के पास और क्या है भैया? स्टमक के पास यहां पर देखो, ये देखो, ये पत्ते जैसा, ये पत्ते जैसा क्या है? देखो, बिल्कुल पत्ते जैसा। ये पत्ते जैसा होता है। पी से पत्ता, पी से पैनक्रियास। क्या होता है बेटा? पैनक्रियास। ये भी बड़े काम की चीज है, ये भी बड़े काम की चीज है, पैनक्रियास। फिर इसके बाद ये पैनक्रियास क्या क्या करता है, कैसे काम का है? क्योंकि ये एंजाइम निकालता है। कौन कौन से एंजाइम? ट्रिप्सिन, ठीक है, एंड लिपेस। क्या काम है अभी हम देखेंगे, अभी बस याद कर लो यार कैसे। अरे भैया, बचपन में होता था PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग, बड़ा डर लगता था। बट अगर हम पीटीएम की जगह पीटीएम कट करके करा दें PTL, पेरेंट टीचर्स और लौंडे, लौंडे आ जाए, अपने दोस्त आ जाए, तो PTL बन जाता है। PTL याद कर लो, पैनक्रियास, ट्रिप्सिन, लिपेस, PTL। सिंपल, PTL याद रखो बस। तो बस पैनक्रियास में क्या है? PTL, ई से ट्रिप्सिन, एल से लिपेस। लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। तो लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया। अब ये छोटा सा हरा सा गैल ब्लैडर क्या कर रहा है? ये जो ग्रीन ग्रीन है पार्ट, ये होता है जीबी। ये क्या है बेटा? जीबी। जीबी मतलब गैल ब्लैडर। ये क्या करता है ना, ये सिर्फ एक बस पाउच है। ये बस एक पाउच है जो कि क्या करेगा, जो ये लीवर इतना बड़ा सा है, ये लीवर बना देगा हमारा बाइल जूस। तो इस बाइल जूस को स्टोर कौन करेगा? गैल ब्लैडर, क्योंकि ये पाउच है। इतना सा काम है इसका। ठीक है, ये जूम इन वर्जन समझ गया? या क्या है? लीवर है, पैनक्रियाज है और गैल ब्लैडर है। अब आओ, तुम समझ पाओगे तक हमने खाना जो खाया था, ये लो, ये तो लंगड़ा हो गया इधर देखिए। ये जो खाना हमने खाया था ये पहुंचा था स्टमक तक, तो स्टमक से नीचे आ रहा है ये इंटेस्टाइन पे, तो क्या क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीजें होंगी जो जो हमने पढ़ी है सब। कैसे? हमने पढ़ा था पाइल जूस। तो नंबर 1 चीज क्या है? पाइल जूस। पाइल जूस कहां से बनी थी? लीवर से। ये क्या करेगी? ये फैट के डाइजेशन में मदद करेगी। और साथ ही साथ जो पेट का HCl था, उसने जो हमने खाया था ना, उसको एसिडिक कर दिया था यार, क्योंकि उसमें एसिड था, HCl। एसिड को ये थोड़ा सा बैलेंस करके थोड़ा सा एल्केलाइन बना देगा, यानी बेसिक बना देगा, एल्केलाइन। तो क्या काम है इसका? फैट डाइजेशन। एक टर्म लिखा रहेगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन।
हमेशा याद रखना कि इमल्सिफिकेशन एक लंबा सा टर्म है जो हमें डराता है, लेकिन इस इमल्सिफिकेशन का भी मतलब एक ही है बेटा, डाइजेशन, ब्रेक डाउन करना, फैट को तोड़ देना। और डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लिखा रहे तो किसका काम है? बाइल जूस का काम है भैया। फिर दूसरा हमारा पैनक्रियाटिक जूस था, जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, वो कौन था? ट्रिप्सिन। एक सेकंड भैया, आपने कुछ बताया था, क्या बताया था? अरे भाई, आपने कुछ बताया था कि इसके पास होता है पीटीएम की जगह टीईएल। तो टी से था ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन में मदद करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में आगे, जैसे पेप्सिन ने मदद करी थी, तो उसके आगे और मदद कौन करेगा प्रोटीन के डाइजेशन में? ट्रिप्सिन, टी वाला हमारा। फिर एल वाला क्या है? लिपेज। और लिपेज से लिपिड होता है, एल से लिपेज, एल से लिपिड, लिपिड यानी फैट। तो लिपेज फैट्स की डाइजेशन में मदद करेगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए भैया। प्रोटीन की डाइजेशन में ट्रिप्सिन और फैट्स की डाइजेशन में लिपेज। ठीक है, तीसरा हमारा है इंटेस्टाइनल जूसेस, यानी हमारे इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस और भी बन रहे हैं जिनके नाम हमें याद नहीं करने हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। बस इतना याद रख लेना है कि ये इंटेस्टाइनल जूस करता क्या है, क्या करता है? ये तीन का, ये क्या करेगा ना, ये प्रोटीन को फटाफट से तोड़ देगा एमिनो एसिड में, फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा ग्लूकोज में। यानी ये बिल्कुल ही छोटा कर देगा सबको तोड़ तोड़ के। अब तक सब डाइजेस्ट होते आ रहे थे, बट सबके पापा आ गए, जो असली काम करेंगे वो है इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या है? इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसको सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। क्या? सक्कस इंटेरिकस। याद नहीं करना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, जिसका काम क्या है? सिर्फ ये प्रोटीन को एमिनो एसिड बना देगा तोड़ तोड़ के, फैट को ग्लिसरॉल बना देगा, सॉरी, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा, और साथ ही साथ हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बना देगा। मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दिया सिंपलर फॉर्म्स में। अब क्या हम कह सकते हैं कि जो सिंपलर फॉर्म्स है, इसने डाइजेशन को कंप्लीट कर दिया, यानी हमारा डाइजेशन भैया पूरा हो गया? क्या हम कह सकते हैं? हाँ। तो डाइजेशन स्टार्ट हुआ था हमारे बक्कल कैविटी से, खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके आगे जो पार्ट थे उनका क्या काम है वो देखते हैं, क्या आगे जाए। के आगे एक काम और रहता है कि जो हमने खा लिया है, डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, सिर्फ डाइजेस्ट होने के बाद हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में जो भी न्यूट्रिशन है वो पहुंचे भी तो। अब वो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके ये अंदर का सीन है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ये लेयर है, ये तो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? लेयर है। अब इस लेयर पे क्या रहता है भैया? इस पर कुछ देखो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना हुआ है, ये ऐसे कुछ बाल जैसा बना है, कुछ है ना, कुछ बाल जैसा। ये क्या है? ये स्किन के ही फोल्ड हैं, छोटे छोटे एपिथेलियल स्किल, जो पढ़ा था ना चैप्टर 9, क्लास 9 कुछ पढ़ा था, याद है? बस वही है। ये क्या है? एपिथेलियम है। फिर ये ऐसे 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 फोल्ड क्यों हुआ है बताओ? फोल्ड क्यों हुआ है? ये फोल्ड होकर के एक चीज बना है जिसका नाम है प्यारा सा विलाई। क्या बना है? विलाई। ये इसलिए बना है क्योंकि ये मदद करेगा, अब जो भी चीज डाइजेस्ट हो गई है उसको फटाक से अब्सॉर्ब कर लेने में। और पेट में न्यूट्रिशन अंदर भी तो आए। खाना खाते हैं लगता नहीं, कई लोग बोलते हैं। खाना लगेगा कब? जब खाना अंदर आएगा। और अंदर कैसे आएगा ब्लड में? विलाई की मदद से। इसी विलाई को, अगर एक छोटे से पार्ट को, एक टुकड़े को तुम कर दे, तुम करके ये देखे, देखो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं उस लेवल का पढ़ो कि जब एग्जाम में बैठो ना, फिर ये कंप्लेन ना करनी रह जाए कि क्लास छोटे वाले लेक्चर देख लिए होते, आधे घंटे वाले, समझ रहे हो? अब ये ना सोचो कि काश अच्छे लेक्चर देखे होते, छोटे लेक्चर देख के आ गए और अपने आप फंसे हुए हैं, मत सोचो। इसलिए भले ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बट एक ही चीज डिटेल में समझा रहा हूँ, और इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। बिलाई समझ गए? अब बिलाई के अंदर क्या है ये देखो, ठीक है? क्या है अंदर? देखो, सबसे पहले एक थिन सरफेस लेयर ऊपर है, फिर अंदर क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? ब्लड की जो वेसल्स है उसके नेटवर्क, आगे अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो कैपिलरीज है। फिर क्या है? लैक्टियल है और ब्लड वेसल है। देखो, इस तरह से बनाई है कि ये जो कैपिलरीज हैं, ये एब्जॉर्ब करके कहां भेज रही है? ब्लड वेसल है ये कैपिलरीज क्या है? ब्लड वेसल। तो ये कैपिलरीज क्या कर रही है? एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज रही है सारा न्यूट्रिएंट। बहुत सी भैया। फिर ये जो हमारा लैक्टियल है, ये वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट, ये लैक्टियल क्या है? ये सिर्फ एक चीज में काम करेगा, जो कि है फैट एब्जॉर्ब करने में। यानी हमारे विलाई के अंदर है इस तरह की कैपिलरीज, यानी ब्लड वर्ड के एब्जॉर्प्शन में। कैपिलरीज क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देंगी, देखो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देंगी सारे न्यूट्रिएंट्स को। बट फैट के लिए एक अलग से गार्ड आके बैठा है, वो है लैक्टियन। ये क्या करता है? फैट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बहुत सही। अब ये एब्जॉर्ब कैसे करता है, क्या करता है?
ये करता है लिम्फ सिस्टम के थ्रू। लिम्फ सिस्टम कई लोग बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। कैसेगा देखो, होता बेटा इतना सा काम है बस कि लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। कैसे? ये क्या है? ये है हमारी एक ब्लड वेसल, उसका नाम आर्टरी है, जानते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। एक ब्लड वेसल इधर है, एक ब्लड वेसल इधर है, ठीक है। ब्लड क्या है, इसके थ्रू पास कर रहा है ये पूरा जो इससे नेटवर्क बना हुआ है लाल लाल, ब्लड इसमें जा रहा है जा रहा है जा रहा है। बट क्या होगा कि जब बहुत प्रेशर से ब्लड जाएगा तो कुछ ब्लड बाहर निकल जाता है, कुछ ब्लड का प्लाज्मा वगैरह बाहर निकल जाता है। हम जब बाहर निकला तो ये इधर आ गया, कहाँ? पीछे। इसको बोलते हैं टिश्यू सेल्स का स्पेस। ये टिश्यू स्पेसेस में आ गया, और जब स्पेसेस में आ गया तो क्या उसको वहीं छोड़ देंगे? तो वो कलेक्ट भी तो करेगा। कौन कलेक्ट करेगा? ये ग्रीन वाला पार्ट। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है? ये है लिम्फ कैपिलरी, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी यानी लिम्फ वेसल। मतलब हमारी बॉडी में भैया जो भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है वो दो तरीके से चल रही है। एक ब्लड के थ्रू चल रही है, देखो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, फिर पूरा नेटवर्क ऐसे घूम रहा है। ब्लड जब ले जा रहा था तो कुछ चीजें गिर गई, बहुत प्रेशर होने की वजह से प्लाज्मा वगैरह गिर गया, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा पार्ट। वो पार्ट कौन उठाएगा? वापस वापस उठाएगा हमारा लिम्फ सिस्टम। हमारा ये लिम्फ, ये भी एक पाइप है, समझ लो। ये लिम्फ एक पाइप ही है, जो सामान गिर गया ब्लड से वो उठा लेगा और फिर वापस ले जा करके बीन्स के थ्रू ही इसमें डाल देगा, वेना कावा में। कहाँ पे? वेना कावा क्या है? क्या है? पढ़ा है? आगे पढ़ाऊंगा हार्ड आना। हमें एग्जाम के लिए याद रखना है बस, पढ़ाई नहीं, खुदाई। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, खुदाई करी है थोड़ी। और जब आदमी उत्तर प्रदेश से हो तो वो बिना खुदाई किए यार रह नहीं पाता। मतलब खुदाई बिना किए मेरी जिंदगी में यार मजा नहीं आता है मुझे। खुदाई हम करते हैं बड़ी डिटेल में, और खुदाई जो मैं करूंगा वही एग्जाम में आएगा। ध्यान से देखना क्या, कि बस डिफरेंस एग्जाम में आएगा ब्लड वर्सेस लिम्फ का। सिंपल चीज बात है। देखो, ब्लड, लिम्फ। ब्लड क्या है? दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरसीबी। आरसीबी नहीं बेटा, आरसीबी तो जीती है, आरसीबी तो ऑलरेडी जीती। मेरी फेवरेट टीम कितने साल बाद जीती यार, मजा आ गया। वो सारे जो बहुत ही कमेंट कर रहे थे ना, थाला वाले, रोहित शर्मा वाले, सबकी बोलती बंद करा दी आरसीबी जीत करके। अब तुम थोड़ा एग्जामिनर की बोलती बंद करा देना ये पढ़ के, क्या कि ब्लड और प्लाज्मा। हाँ, ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? ब्लड में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, चार चीजें हैं, ठीक है भैया। वही हमारे लिम्फ में क्या है? लिम्फ में देखोगे तो लिम्फ और प्लाज्मा, लिम्फ और प्लाज्मा दो चीजें हैं, और साथ में लिम्फोसाइट्स हैं। ये एक सेल का नाम है। जैसे यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हैं। अब इसका कलर लाल होता है ब्लड का, सबको पता है। जिसको नहीं पता है ट्राई कर लो, है ना, लाल होता है, ठीक है। इसको नहीं पता है ट्राई कर लेना, लाल मालूम पड़ जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल होती हैं। पर लिम्फ में रेड ब्लड सेल नहीं है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ लिम्फोसाइट, इसलिए ये कलरलेस है। ये बेचारे कोई कलर नहीं है, लाल वाल कुछ भी नहीं। प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल भी कलरलेस। फिर ये देखो तीसरा, ये क्या करता है? ब्लड कैरी करता है गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो भी बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे उनको भी, और गैसेस को भी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तक को। तुम सांस कहां से ले रहे हो, बट बॉडी में कौन फैला रहा है? ब्लड। आगे देखेंगे कैसे। बट ये लिम्फ क्या कर रहा है? ये तो सिर्फ फैट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बस कैरी कर रहा है। कैरीज एब्जॉर्ब फैट, इसको सिर्फ फैट। समझ गया भैया? डिफरेंस समझ में आ गया। अब हमें बताओ एक समरी, और समरी तुम्हारे सामने है। इतना पढ़ा ना, पूरा तुम्हारे सामने समरी खड़ी हुई है। क्या है समरी? देखो, हमने ये पढ़ा कि भाई पहले माउथ है। माउथ क्या करता है? माउथ बोलते हैं टीथ, जो कि च्यूइंग करता है। क्या करता है? च्यू, यानी खाने को चबाना। उसके बाद टंग है, जो कि मिक्स करती है और स्वेलो करती है, ठीक है। स्वेलो यानी कि खाना अंदर ले लेना। फिर उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड है एमिलेस। अब एमिलेस क्या करता है? ये स्टार्च को यानी शुगर को तोड़ देता है माल्टोस में, ठीक है भैया। फिर हमारे स्टमक में आते ही आवाज आती है पेप्सी मेरी है। पेप्सी यानी वो जो प्रोटीन के लिए पेप्सिन। वहीं HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम बनाता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। साथ ही साथ म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है? ये देखो, ये देखो, ये नीचे है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है कि वहां पर बायो जूस आ जाता है, जो कि लीवर बना रहा है, बायो जूस करता है फैट डाइजेशन। फिर पैनक्रियाटिक जूस, प्रोटीन और लिपेस का फैट डाइजेशन। प्रोटीन का किसका? ट्रिप्सिन के थ्रू, और फैट का लिपेस के थ्रू। फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जो कि फाइनल डाइजेशन करते हैं, यानी डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन एक काम करता है
कि जब खाने में से तुमने निचोड़ लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए और सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद बचेगा उसमें पानी। तो पानी एब्सॉर्ब करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, आखिरी में एनस के थ्रू एक्सक्रीशन। अब ये तुम्हें डिटेल में समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में रिवाइज कहां से करेंगे भैया, वो कहां से होगा? तो सब कुछ के लिए मैंने तुम्हें एक चीज दी थी जिसका नाम है 99 पेजेस ई बुक। सोचो इस पतली सी किताब में 99 पेज की नोट्स में मैंने पूरा 10th क्लास का साइंस दे रखा है भाई, पूरा। ये देख रहे हो, कलरफुल तरीके से बनाया है ये सब कुछ, बस 99 पेजेस में। ये समरी वगैरह भी सारी इसमें तुम्हें मिल जाएगी। सिर्फ 99 पेज में पूरा 10th रिवाइज कर सकते हो, और वो भी बैठ करके रोज रिवाइज कर सकते हो। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और इसको ऑर्डर कहाँ करना है? नहीं, ऑर्डर नहीं, सिंपल एक क्लिक में खरीद सकते हो। पंडलक्ष्य.com पे जाकर के, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंट पे मिल जाएगी। आगे समझते हैं हम लोग, आगे अपने टॉपिक पे। आगे क्या है टॉपिक हमारा? पापा क्वेश्चन है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ना चाहिए कि सीबीएसई का पापा क्वेश्चन हम कर ले। पापा क्वेश्चन हम कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। क्या है पापा क्वेश्चन? आओ देखते हैं। देखो, सवाल इतना सा पूछा गया है, द लीवर सिक्रीट्स बाइल। लीवर बाइल बनाता है? हाँ, बनाता है। सिक्रीट यानी प्रोड्यूस। नीड्स टू डाइजेस्ट फैट्स इन अवर बॉडी, मतलब बाइल बनाता है इसलिए ताकि फैट डाइजेस्ट हो। सही बात है। द पैनक्रियास सिक्रीट्स सेवरल एंजाइम्स नीडेड टू ब्रेक डाउन फूड। पैनक्रियास भी बहुत सारा करता है, ठीक है, पता है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द फूड वी ईट? क्या सच है इनमें से? चारों में से बताना है फटाफट से। पहला, इट पासेस ओनली थ्रू लीवर। ये जो हम खाना खाते हैं वो लीवर के थ्रू पास होता है। दूसरा, इट पासेस ओनली थ्रू पैनक्रियास, पैनक्रियास के थ्रू होता है। या तीसरा, दोनों के थ्रू। या चौथा, किसी के थ्रू नहीं। बताओ। ये बहुत ही लॉजिकल आंसर है। पूछा गया है कि जो खाना पास होता है वो क्या पैनक्रियाज और लीवर में किसी में पास होता है? अरे कधो नहीं पास होता है। पैनक्रियाज और लीवर तो अलग अलग है। वो तो स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। पैनक्रियास लीवर तो आजू बाजू से बस मदद करते हैं, तो किसी के थ्रू पास नहीं होगा। डी आंसर इज द राइट आंसर। सीबीएसई के बुकलेट से मैंने उठाया था, खोज खोज के क्वेश्चन लाया हूं यार। बड़ी मेहनत लगती है यार ये सब बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। रात रात भर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। प्लीज इसको शेयर करना और बताना सबको कि प्री में भी इस लेवल की पढ़ाई होती है यूट्यूब पे। समझ में आई बात? आगे आओ, आगे आओ और देखो। देखो ये क्या था? लीवर और पैनक्रियास तो आजू बाजू लगे। खाना तो हमारा ऐसे आया, खाना हमारा ऐसे आया 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 आया, स्टमक में गया। लीवर फिर नहीं, ऐसे आया आया आया, देखो स्टमक में गया, फिर नीचे आ गया। लीवर पैनक्रियास में तो गया ही नहीं। बस बात। अब देखो मैंने ये इमेज तो ली है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। देखो तुम्हें बोला जाएगा आइडेंटिफाई एंड टेल फंक्शन, कि उसका फंक्शन क्या है बताओ। आइडेंटिफाई करो और फंक्शन बताओ। किसका? किसी भी रैंडम पार्ट का दे देगा, किसी भी रैंडम पार्ट का। वैसे यहां पर देखो ऐसे लेबल कर देगा ए, यहां पे कर दिया लेबलिंग ए, ठीक है भैया। फिर उसके बाद यहां पर लेबलिंग कर देगा बी, और यहां पर लेबलिंग कर दी मान लो सी। ए बी सी का फंक्शन बताओ और साथ ही साथ क्या है ये आइडेंटिफाई भी करो। तो ए क्या है हमारा? लीवर है। फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसके थ्रू? बाय जूस के थ्रू। बहुत बढ़िया। दूसरा बी क्या है हमारा? बी हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? डाइजेशन को कंप्लीट करता है, फाइनल ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, कई सारे अपने खुद के एंजाइम्स वगैरह और इंटेस्टाइनल जूसेस लगा करके। बहुत बढ़िया। फिर ये देखो, ये जो बाहर तरफ है ना, ये बाहर तरफ, ये है लार्ज इंटेस्टाइन सी। आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। इसका फंक्शन केवल पानी एब्जॉर्ब करना, मतलब पानी उठाया, एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स इट। आगे आओ, अब आगे आओ और एक और क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे चाहिए तुमसे कमेंट में। तो एक और सवाल तो है एग्जाम्पलर का, हर जगह से क्वेश्चन लेके आया हूं जिसका इजी इजी आंसर है। देखो, द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी को लिंक कौन सा प्रोसेस कर रहा था? फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कौन बना सकता है? ऑटोट्रॉप्स। फिर उसके बाद द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, कहां पे होता है फोटोसिंथेसिस? रिएक्शन में याद करो, लिखा था सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में होता है, सिंपल। फिर सेल दैट सराउंड एस्ट्रोमेटल पोर, स्ट्रोमेटा था पिंक कलर का, आजू बाजू कौन था? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉप्स। एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन, प्रोटीन पे एक्ट करता है। बहुत सारे करते हैं, पेप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन भी करता है। पूछा कहां से है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक से, पेट से। तो पेट से क्या निकलता है? पेप्सिन मेरी है tin। आंसर इज पेप्सिन। बहुत बढ़िया भैया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब लेमन स्क्वीज मत करो, रेस्पिरेशन पढ़ो साथ में, रेस्पिरेशन बड़ा मजेदार है।
रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं भैया वो रेस्पिरेशन है। गलत। अगर कोई ऐसा बोले जाकर के थप्पड़ मार देना, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग नहीं है। अगर हम सांस ले रहे हैं वो क्या है, ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन नहीं है। तो पहले ब्रीथिंग को ही हम समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेना यानी ब्रीथ करना। क्या है मैकेनिज्म इसका, ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले तुम्हें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ यार प्लीज, मोबाइल रख दे बेटा, खड़ा हो जाओ। तो खड़े होने के बाद सांस लो, यहां हाथ लगाओ, ये कुछ दिख रहा है, कर वैसे करो, जैसे यू, उल्टा यू दिख रहा होगा। ये जो मसल है ना, तुमने हाथ लगाई, ये है डायफ्राग्म। क्या है ये, डायफ्राग्म। और जब तुम ऐसे किए तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हवा भरी अंदर, हवा भरी, ये क्या हुआ, स्पेस बड़ा हो गया, तुम्हारा चेस्ट बड़ा हो गया, फिर छोड़ दो हवा, चेस्ट छोटा हो गया, नॉर्मल हो गया। यानी ये जो हवा हरी, इनहेलेशन, एक्हेलेशन अंदर लेना, और जो छोड़ दी, एक्सहेलेशन। तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं, जब बेटा हवा भरी गई, एयर इज ड्रॉन इन, अंदर आई, तो क्या हुआ, ये डायफ्राम ऐसे हो गया, ये इन्वर्टेड जो ऊपर खिंच गया, ठीक है। इनहेलेशन जब हुआ, यहां पे ये जो दिखा, ये क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है हल्का, नॉर्मल आओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। यानी ये ऐसा नीचे खिंच रहा है, तभी तो हवा बढ़ेगी और स्पेस बड़ा होगा। मान लो कोई चीज ऐसे बनी हुई है, ऊपर ऐसे है, अब इसको स्पेस को अगर बड़ा करना है तो नीचे वाली मसल को थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। सांस लोगे नीचे जाएगी, स्पेस बड़ा होगा, हवा भर जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है डायफ्राम, और हमारे रिब्स भी बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि ये पूरी जो कैविटी है ये बड़ी हो जा रही है और हवा भर जाए। कैविटी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। इधर देखो, जब एयर हम बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, रिब्स भी अंदर आते हैं और ये भी अंदर की तरफ जाता है, डायफ्राम ऊपर, वहां छोड़ो, क्या हुआ, ये यू शेप हमें प्रोमिनेंटली दिख जाता है। समझ गए, ये है ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बहुत अलग है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल भी तो है, केमिकल कहां है इसमें। और ये ब्रीथिंग का ऑर्गन सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होता है। और वहीं अगर बात करोगे रेस्पिरेशन की, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर फूड का ब्रेकडाउन भी होता है, बट साथ ही साथ रिलीज एनर्जी भी होती है। यानी ये केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और ये सेलुलर लेवल पे होता है, यानी हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है, आओ यही तो देखना है कि कैसे होता है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल, जो कि हम समझ सकते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके। रिजल्टेंट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। यानी कि ये प्रोसेस जो रेस्पिरेशन मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के टाइम, ये इसका उल्टा है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज, क्या हो रहा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे थे। यहां पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, C6H12O6। ये क्या हो गया, ग्लूकोज, साथ में वाटर, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन, शायद होगी ऑक्सीजन, मिला करके क्या बनेगा, ये रेस्पिरेशन के वजह से क्या बनेगा, फूड करके बनेगी, बहुत बढ़िया, एनर्जी, वाटर और CO2 प्लस एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी है। कैसे है, सब समझते हैं। देखो तीन हमारे पास प्रोसेस है, ये तीन तरीके से ये एनर्जी बन सकती है। देखो एटीपी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ भैया, फुल फॉर्म होता है एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। समझ गए भैया, समझ गए भैया, इजी है यार, ये नाम हमें याद नहीं करना है, उसमें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी, मतलब जितना ज्यादा एटीपी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर 38 क्यों है, ये तीन तरीकों में इसमें 38 क्यों है, यही हमें समझना है। तीन तरीके हैं जिससे रेस्पिरेशन होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो पहला कि यहां पर ये था ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं C6H12 और O6। फिर ये गया साइटोप्लाज्म में और बन गया पायरुवेट C3H4O2, फिर 3 मॉलिक्यूल होता है, और साथ में थोड़ी एनर्जी निकली। अब इसके बाद तीन रास्ते बढ़ जाएंगे, ठीक है। रास्ते वन, पहला बात, अगर ऑक्सीजन नहीं है और ये प्रोसेस हो रही किसमें, ईस्ट के अंदर, इसके अंदर जो सेप्रोट्रॉफिक वाला न्यूट्रिशन फॉलो करता था के अंदर होकर होगी, तो बनेगा क्या, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5O, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, मात्र 2 एटीपी, केवल 2 एटीपी। वहीं दूसरा केस क्या है कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कहां पर, दूसरा केस ये रहा, हमारी मसल सेल्स में, हमारी खुद की मसल में, तो क्या हो जाएगा,
तो बन जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया भैया। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तब क्या होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी तो मेन खेल होगा, बनेगा CO2 वाटर और एनर्जी। एनर्जी कितनी 38 ATP। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सारे रेस्पिरेशन में नहीं बनता, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक ऑक्सीजन वाले में, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली क्या थी कि देखो ये प्रोसेस ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का कहां पे होता है, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। बट बाकी ईस्ट में हुआ, तो मसल सेल में हुआ। ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 वगैरह बनता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ दी सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सिंपल भैया। यानी कुछ एरोबिक है, कुछ एनारोबिक है। एरोबिक ऑक्सीजन वाला, एनारोबिक बिना ऑक्सीजन वाला। यहां एनर्जी ज्यादा, यहां एनर्जी कम। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आ जाओ। आ गया है सवाल। ये सवाल जिसने कर लिया उसको मैं घर आकर के एक हाँ, पौधा लगाने का पौधा दूंगा आपके। ठीक है, चलो इसका आंसर कमेंट में बताओ, बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखो। अभी जो पढ़ाया उसी पर है, इसका आंसर कमेंट में फटाफट से बताओ। अब आता है एक मेरा प्यारा सा सवाल कि क्या हम एक्टिविटी छोड़ रहे हैं? नहीं, हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। यानी इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यानी नो मोर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है यार। एक्टिविटी हमने ले ली है इंपॉर्टेंट वाली। क्या है इस एक्टिविटी में? देखो, अरे भाई सिंपल सी चीज है। बोला गया है तुम एक बार थोड़ा सा मेहनत करने के लिए उठो। उठ गए, अब उठने के बाद तुम्हें कुछ काम करना है। क्या करना है? तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस ट्यूब में होगा लाइम वाटर। मैंने पढ़ाया अभी था केमिस्ट्री में लाइम वाटर के बारे में। तो लाइम वाटर लेना है और उसमें फूकनी है। यानी लाइम वाटर लिया और उसमें ब्लो किया, लाइम वाटर में ब्लो किया। योर जॉब इज टू ब्लो ओनली, जॉब इज टू ब्लो, एंड आफ्टर यू ब्लो समथिंग विल हैपन हियर। ब्लो करने के बाद क्या होगा? यहां लाइम वाटर में कुछ बनने लग जाएगा। क्यों बनने लग जाएगा? क्योंकि लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस। इसमें जब मिला देते हैं CO2 तो बनता है CaCO3। पढ़ा था चैप्टर 2 में, केमिस्ट्री में यार पढ़ाया है। और ये जब जैसे ही CaCO3 बनेगा, ये व्हाइट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अरे भाई CaOH ट्वाइस में हमने फूक मारा तो क्या बना? CO2। हमने फूक मारा तो CO2 मिल गया, और CO2 मिल गया तो ये बन जाता है CaCO3। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है मार्बल जैसा, इसलिए ये हमें यहाँ पर टिक जाएगा। बट क्या इस केस में मार्बल बनेगा? हमारी जॉब क्या है? ग्लो करना नहीं, हमारी जॉब है मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना। यानी पिचकारी से हवा डालना। यहाँ पर लाइम वाटर भी है, पिचकारी से हवा भी डाली जा रही है, बट यहाँ पर बनना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पिचकारी से हवा भरते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह भी आ रही है। पिचकारी से हवा भर रहे हो तो आजू बाजू जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो O2 हो, चाहे वो कोई और गैस हो, सब मिला रहे हो, तो CO2 की मात्रा कम है। पर जब हम फूक रहे हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। ग्रिल करते हैं तो डायरेक्ट CO2 आ रहा है और फटाफट से CaCO3 बनाते रहे। तो मतलब ये कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अब एक बार फिर से मेरा खुदाई करने का मन हो रहा है, ठीक है। खुदाई करने से पहले मैं तुम्हें एक एक्टिविटी देता हूं। क्या एक्टिविटी है? आओ देखते हैं एक्टिविटी क्या है। देखो, यहां पर मैंने तुम्हें एक बॉक्स दिया, यहां पर भी मैंने तुम्हें एक बॉक्स दिया, और मैंने बोला है कि तुम्हें निकालने हैं ब्लू वाले बॉल्स। इसमें है 1 2 3 4 5 6, और इसमें है 1 2 3, और वहीं लाल वाले भी साथ में मिक्स है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। 4 इसमें भी और 4 इसमें भी। मुझे बताओ बेटा जल्दी से कि किसमें से ब्लू वाली बॉल्स तुम जल्दी निकाल दोगे? जल्दी, अरे जल्दी बताओ, ब्लू वाली बॉल्स कहां से जल्दी निकल जाएगी? ऊपर से हाथ डाला, निकाला, इधर से निकला, यस। जहां पर ज्यादा है, यहां पर भी 4 ही रेड बॉल है कंफ्यूज करने के लिए, यहां पर भी 4 ही है। बट यहां पर ऑक्सीजन कितनी है? ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा है। ये ऑक्सीजन कहां? आपने बोला ब्लू बॉल, और ब्लू बॉल ही ऑक्सीजन है। क्या मतलब हुआ? देखो, होता क्या है ना कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो है, एक्वेटिक जो एनिमल है वो है अंदर पानी में। पानी में क्या है? ऑक्सीजन डिजॉल्व है पानी के अंदर। तो अब उनको ऑक्सीजन अगर चाहिए तो वो ज्यादा इजीली ऑक्सीजन ले पाएंगे, या जो जमीन पे है हम लोग ज्यादा इजीली ले पाएंगे? बताओ कौन ज्यादा इजीली ऑक्सीजन ले पाएगा? हम लोग, क्योंकि हमारे आसपास ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। बट उनके पास कितना है? बस उतना ही जितना पानी में डिजॉल्व है। वही फॉलो वाला केस। और अब अगर तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं यहां पर
फिर ब्लू बॉल है, यहां पर 3 ब्लू बॉल है, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। तो यहां पर तुमको ज्यादा बार मेहनत करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, या फिर यहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत ज्यादा यहां करनी पड़ेगी। यानी रेट ऑफ वर्क कहां पे ज्यादा होगा? रेट ऑफ वर्क वो ज्यादा होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर 6 बॉल है ना, एक निकाला, दो निकाला, तीन निकाला, ऐसे करके मेहनत करनी पड़ेगी बार 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 बार। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए। अब फिर से आ गया आप पढ़ाई नहीं, खुदाई। खुदाई करना है यानी डिटेल में पढ़ना। बट खुदाई करने से पहले मैं तुम्हें दूंगा एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी? देखो 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 देखो। एक्टिविटी ये है कि ये है हमारे पास एक बॉक्स इधर, और ये है हमारे पास एक बॉक्स इधर। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें ब्लू बॉल्स निकालनी है, इधर है 5 और इधर है मात्र 2। वहीं रेड बॉल मैंने सिर्फ इसलिए डाल दी ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो, इधर भी 2, इधर भी 2। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला है इन बॉक्सेस में से हाथ डालो, तुम्हें पता नहीं अंदर कौन सी है, वैसा बिना देखे ऐसे निकालनी है। कौन सी इजिली तुम कहां पर ब्लू बॉल निकाल पाओगे, इस वाले में या इस वाले में? किसमें निकाल पाओगे, जल्दी बताओ। बस इसमें हमारे पास ज्यादा बॉल्स है, वहां पर हम इजिली निकाल लेंगे, और जहां कम है वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मेहनत करनी पड़ेगी। यही मेहनत करनी पड़ जाती है एक्वेटिक एनिमल्स को। क्यों भैया? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल जैसे कि मछली है, ऑक्टोपस है, टॉर्टोइज है, ये सारे पानी के अंदर रह रहे हैं। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, खाली उतना नहीं ऑक्सीजन तो उनके पास है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, बट कितनी है? खाली जो पानी के अंदर है तो नहीं ले पा रहे हैं, तो यानी वहां पर कम ऑक्सीजन है, को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बट वहीं पर जो लैंड पे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, बाकी कुत्ता बिल्ली शेर सब घूम रहे हैं, तो ये सारे लैंड वाले एनिमल्स हैं, ये सारे के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, इनको कम मेहनत में ही ऑक्सीजन मिल जाती है। और ऑक्सीजन कैसे लेते हैं हम? रेस्पिरेशन होता है ना, पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ऑक्सीजन लेना और उसका यूटिलाइजेशन अभी पढ़ा। अब ये रेस्पिरेशन हमें इजिली करना होता है, आराम से ब्रीथिंग करी, आराम से रेस्पिरेशन। बट यहां पर जो एक्वेटिक एनिमल है वो फटाफट 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 ज्यादा कर रहे हैं, यानी यहां पर मेहनत ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा है? रेट ज्यादा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। वही चीज यहां पर लिखी हुई थी क्या, कि एक्वेटिक एनिमल्स सिर्फ उतना ही ऑक्सीजन यूज करते हैं जितना पानी में डिजोल्व है, इसलिए ये फास्टर ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी जल्दी लेते हैं, और इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, गिल्स। फिश किससे करती है रेस्पिरेशन? गिल्स, गिल्स, शुभम गिल नहीं, गिल्स। अरे भाई उसका पार्ट होता है गिल्स, उससे करती है, इसलिए इसका नाम होता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन। वहीं फ्रॉग किससे करता है? स्किन से, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये दो टर्म याद रख लेना। और अब देखो, ये है हमारी प्यारी सी मछली, ये रही मछली। क्या है मछली? ये पार्ट है पूरा गिल्स। ये हवा आ रही है अंदर, ऐसे पानी आ रहा है क्या? इसमें पानी डाला, ये रह रही है अपना स्विमिंग पूल में, नहीं ओशन में। पानी आया इधर से पास हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ नेक के पास लगा हुआ है पार्ट गिल्स, पानी यहां से पास होता है, तो ये गिल्स वाला जो पार्ट है, ये फटाफट से जो भी पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है, डिजॉल्व है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन होता है फिश के अंदर। अब ये सवाल बताओ, बहुत इजी, कमेंट कर देना अभी इसका आंसर। आगे आएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एक और अलग दुनिया में। रेस्पिरेशन एनिमल में समझ लिया भैया, तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन करना होगा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है भैया? अरे भाई, ऑक्सीजन लेना और सेल्स के द्वारा उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाना। अलग अलग एटीपी बन रही थी ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वही। जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, अभी क्या कर रहा होगा बताओ? अभी दिन तो है नहीं, अभी क्या है? अभी है भैया रात। तो ये प्लांट पता क्या कर रहा है? मुझे लग रहा है कि प्लांट लगाया है मैंने, वाह बहुत बढ़िया, प्लांट लगाया मैंने, मुझे मिल रही है ऑक्सीजन। मगर गलत, प्लांट तो मैंने लिया है बट मुझे मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड पता है तुम्हें? क्योंकि ये राख हो चुकी है यार। प्लांट्स रात के समय ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाते, क्योंकि दिन में होता है सनलाइट, और जब सूरज होता है तभी फोटोसिंथेसिस होती है, और तभी ऑक्सीजन रिलीज कर पाते हैं। ये देखो, वरना रात को क्या करते हैं? ऑक्सीजन ये लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसीलिए मैंने बोला था कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है, समझ गए भैया? रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है 3 तरीके से, 1 2 3, 3 तरीके से ना। कैसे कैसे होगा? गैसेस एक्सचेंज हमेशा स्टोमेटा से होता है, तो जो क्यों स्टोमेटा है, जो स्पॉट था पिंक कलर का जिसके थ्रू गैस आती है अंदर, तो उसके थ्रू होगा।
टेंटिकल्स के थ्रू होगा स्टेम में। अरे जो पेड़ बड़े पुराने हो जाते हैं उनकी छाल उतरने लग जाती है, देखते हो उनका खाल तरह से गिर जाता है, पेड़ का लेंटिकल्स होता है वो, तो वो बड़े बड़े स्टेम्स में हो जाता है। फिर जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स हैं जो अंदर है सॉइल के, रूट्स के आसपास भी पानी आता है अंदर, और पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो रूट्स भी एब्सॉर्ब करती है। तो 3 जगह से आ रहा है, कहां कहां, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिकल इन स्टेम एंड जनरल सरफेस ऑफ रूट्स। समझ गए? समझ गए भैया, समझ गए। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लो। अभी तक तो हमने बुकिश 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 पढ़ा, इसके पार्ट्स कहाँ हैं, इसके पार्ट्स कहाँ हैं, तो पार्ट्स यहाँ, पार्ट्स यहाँ। क्या है पार्ट्स, आओ देखो क्या है पार्ट, देखो तो मैं ऊपर कर दूं, यस, अब देखेंगे ध्यान से। देखो सबसे पहले नेसाल पैसेज, जैसे वहां पे बक्कल कैविटी था, क्या किया हमने, नेसाल पैसेज यानी कि एरिया जहां पर हवा वगैरह आएगी, तो हमने नॉस्ट्रिल्स की मदद से ऑक्सीजन को अंदर खींचा, एयर को अंदर लिया। इसके बाद आएगी माउथ कैविटी। अब नेसाल पैसेज यानी हमारा जो नाक वाला रास्ता है वो रास्ता, और साथ ही साथ माउथ कैविटी खाने वाला रास्ता, दोनों जाकर एक जगह पर मिलते हैं, वो मिलने की ही जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। यहां पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है भैया, समझ गए। फिर फेरिंग्स के नीचे उसका छोटा भाई रहता है लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी होता है ये वॉइस बॉक्स, जहां से मैं बोल रहा हूं यार, जहां से मैं बोल रहा हूं, जहां से तुम बोल रहे हो, वॉइस बॉक्स। ये लैरिंग्स क्या है, ये है वॉइस बॉक्स, ठीक है भैया। फिर इसके बाद होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किस पे लगा होता है, ट्रैकिया पे, क्योंकि वॉइस बॉक्स के नीचे जो पाइप है ये ट्रैकिया है, इसको बोलते हैं विंड पाइप। कौन सी पाइप, विंड पाइप, पाइप है, ठीक है। इसके ऊपर कार्टिलेज को प्रेजेंट है, क्योंकि कार्टिलेज मदद करते हैं कि कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स मतलब कि अरे भाई कभी मान लो हम सांस नहीं ले रहे, हम सो रहे हैं, सिर्फ ज्यादा तेज हम ऑक्सीजन अंदर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो अंदर पाइप है, ये जो विंड पाइप है ट्रैकिया, कहीं ये चिपक ना जाए। ये जो गोल गोल सी पाइप है, ठीक है, ये ट्रैकिया गोल सी पाइप है, अगर हम हवा इसमें नहीं डालेंगे या हवा नहीं निकालेंगे, अगर स्टेज रेस्ट पे है तो ये चिपक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। बट इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आजू बाजू सर्कल सर्कल कार्टिलेज लगा होता है, कार्टिलेज जिससे तुम्हारी ये नाट बनी है, ये बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। फिर नीचे आओगे तो ये ट्रैकिया ब्रेक होगा किसमें, कुछ पार्ट्स में, जैसे ब्रोंकी, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डिवाइड हुआ, जैसे एक पेड़ डिवाइड होता है, जैसे एक पेड़ डिवाइड होता है, बिल्कुल वैसे देखो डिवाइड हो रहा है। क्या हुआ, ये ब्रोंकी बना, फिर वो और डिवाइड हुआ, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, तो बना ब्रोंकियोल्स। और वो जब ब्रोंकियोल्स के आखिरी हिस्से पे आओगे, ये ब्रोंकियोल्स के एकदम पॉइंटर पे, एकदम ये पॉइंटर पे, तो वो कहलाएगा एल्वियोली। अब ये एल्वियोली बड़ा काम का चीज है, आओ देखते हैं आगे कैसे है, कैसे काम की चीज है, कैसे काम की चीज है भैया। यार जैसे ना हमारे पास कई सारे लोग होते हैं, कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारे पास कई सारे लाइफ में लोग होते हैं, बट हमारे काम वही एक दोस्त आता है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, चाहे हमारा ब्रेकअप हो जाए, चाहे हमारी 2 की जगह 3 गर्लफ्रेंड बन जाए, चाहे हमारे पास कोई खुशी हो, चाहे हमारे पास कोई गम हो, वो एक हमारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा काम आता है। वैसे ही होता है हमारा एल्वियोली, ये हमेशा काम आता है। देखो क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, ये क्या था, विंड पाइप था, ट्रैकिया, जो कि डिवाइड हुआ था किसमें, ब्रोंकस। फिर और फर्दर डिवाइड हो, देखो ये वाला जो पार्ट है ये ब्रोंकस होता है, ये वाला, ये एक डंडा आया ब्रोंकस, फिर वो डंडा और पतला 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 डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल्स, फिर एकदम आखिरी में लगा होगा एल्वियोली। अब एल्वियोली के आजू बाजू लगा होगा कैपिलरीज। कैपिलरीज ने क्या बताया था, पाइप, पतली पतली पाइप जिसमें ब्लड दौड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये पतली पतली पाइप क्या करती हैं, ये फटाफट से, देखो इस तरह से, देखो ये क्या है, एल्वियोली। देखो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये पार्ट हमारा एल्वियोली है, ये पूरा एल्वियोली है, ठीक है, क्या है ये, एल्वियोली, ठीक है। अब इसके आजू बाजू लगी है पाइप, क्योंकि ये कैपिलरी, इसके आजू बाजू लगी है पाइप जो कि कैपिलरी है, ये ब्लड यहां पर जाता है और इधर से निकलता है। अब ब्लड जा रहा है, निकल रहा है, काम की चीज यहां पे ये होगी, इसी ब्लड में कुछ कुछ CO2 मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वियोली में चला जाएगा, और जैसे एल्वियोली में गया, मतलब कहां, देखो एल्वियोली में गया, एल्वियोली कहां पे है, लंग्स में, तो एल्वियोली अपना पूरा रास्ता वापस जाएगा। पूरा रास्ता वापस कैसे, मतलब एल्वियोली, फिर ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकस, फिर उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर था भैया ट्रैकिया, फिर नेसाल पैसेज, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कैसे निकलता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ब्लड की मदद से, ब्लड में डिजोल्व रहता है ऑलरेडी, फिर यहां से आता है CO2 बन के, और एल्वियोली की मदद से बाहर निकल जाता है। अब इसी एल्वियोली की मदद से एक और काम होता है कि जो हमने ऑक्सीजन खींची है, जो भी ऑक्सीजन है जो आया है, वो ब्लड के अंदर मिल जाता है। कैसे हो पा रहा है ये,
क्योंकि एल्वियोली के आसपास देखो लगी हुई है ब्लड कैपिलरीज, जिसमें ब्लड दौड़ता रहता है। समझ गए? एल्वियोली हमारी बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की चीज है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, देखो तो मैं डिवाइड कर देता हूं, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाले में से एबीसीडी में से कौन सा सही है जल्दी से बता दो। और नीचे वाले में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, कहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अभी पढ़ाया है, फटाफट से बताओ। चलो अब आगे आओ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेरा फेवरेट सिस्टम यार। एल्विस भाई के तो कई सारे सिस्टम है, मेरा एक ही सिस्टम है फेवरेट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्यों फेवरेट है? क्योंकि ये बड़ा मजेदार है, इसमें मजा आता है पढ़ने में, मजा आता है, सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। पता क्यों? ये मेरा फेवरेट है और तुम्हारा फेवरेट मैं बना दूंगा। इमेजिन करो हमारे पास ये पानी की बोतल रखी है, इसमें पानी नहीं है ऑफकोर्स, पानी यहां कैसे आता है? नल से आता है भैया। नल में हम जाते हैं, पानी भर लेते हैं, आरओ भर लेते होगे। अब वो आरओ में या नल में पानी कहां से आता है? पानी की टंकी से आता है भैया। अब पानी की टंकी से पानी तुम्हारे अंदर आ रहा है नीचे, पानी की टंकी में कहां से आया? पानी की टंकी में आया पाइप वाले सिस्टम से। पूरा गवर्नमेंट ने पाइप सिस्टम बना रखा है जिससे पानी टंकी में पहुंच रहा है। बट तुमने तो देखा होगा कि पानी की टंकी में पानी पहुंचाने के लिए घर में चलता है मोटर, तो टुल्लू, टुल्लू बोलते होगे, मोटर बोलते होगे, बट चलाते जरूर होगे। अगर कोई पानी हमें ऊपर पहुंचाना है तो हमें चाहिए टुल्लू, हमें चाहिए पाइप। और अगर मैं बोलूं कि पानी में थोड़ा सा चीनी मिला के पहुंचाना है शरबत बना करके, तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। यानी अगर चीनी भी पहुंचानी है तो उसके लिए पानी चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिससे वो पहुंचे, और वही है ये। मतलब हमारा पानी क्या है इस केस में? ब्लड है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। हमारा वाटर पाइप क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। और हमारा वाटर पंप क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट। हमारा ये हार्ट ना पंप है यार। तुम्हें एक फैक्ट बताऊं कि हार्ट जो होता है हमारा सबसे पहले बनता है, मतलब जब एक बच्चा नया नया डेवलप होता है तो हमारा हार्ट ही सबसे पहले बनता है, तो एक माँ की बॉडी में बनता है। तो वही हार्ट जो बड़ा होकर डेवलप हो जाता है वो किसी और को चला जाता है, वो हार्ट किसी और के लिए धड़कने लग जाता है, और जिसने उसको बनाया था उसकी माँ ने, कहीं ना कहीं उसको ही भूल जाता है। ये कहीं ना कहीं एक लाइफ की रियलिटी है। ये हार्ट हमारा ना बहुत पहले बनता है, सबसे पहले बनता है हमारे अंदर। और ये क्यों बनता है? क्योंकि यही पंप है, यही पंप है जो पूरे ब्लड को पंप करेगा। किसके मदद से? पाइप सिस्टम। पाइप क्या है? ब्लड वेसल। आओ देखते हैं एक एक पार्ट को। सबसे पहले ब्लड, सबसे पहले ब्लड। जैसे मान लो चीनी पहुंचानी है ऊपर, पानी लगेगा, तो उसी तरीके से जो सेल्स हैं हमारे ब्लड में उसको इधर उधर करने के लिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर से हो रही है पानी। पानी यानी यहां पर क्या है? ब्लड। अब ब्लड में 55% है प्लाज्मा, 44% है रेड ब्लड सेल, और 1% है प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। ठीक है? मतलब कि ब्लड के अंदर सिर्फ ये मत समझ लो कि सेल्स होती हैं, साथ में 55% प्लाज्मा भी होता है। तो मैं कभी भी बोलूंगा अगर प्लाज्मा, तो क्या है? ब्लड का एक पार्ट है। ठीक है? दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अरे भाई क्या बताया था, इधर आओ। मैंने पहले बता दिया, वाटर हमने ये देख लिया है। फिर वाटर पाइप, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कैसी है? कौन कौन सी है? तीन है, एक दो तीन, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो कैपिलरीज तो हमने देख लिए, अभी आगे और देखेंगे। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस इंपॉर्टेंट। डिफरेंस हम ऐसे समझते हैं, देखो अपना हाथ लो, देखो ये देखो, ये क्या दिख रहा है? ये वीन्स दिख रहा है। कई सारे लोग जिम में वीन्स के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत यार अपर बॉडी की एक्सरसाइज करके आया। क्यों? क्योंकि बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा पसंद है वीन्स मेरी, तो इसलिए मैंने आज अपर बॉडी की एक्सरसाइज करी है। मैंने बोला तो परसों मिलने जा रहा है, तो बोला आज अपर बॉडी की करिए, कल लोअर बॉडी की करूंगा, क्योंकि उसको लोअर बॉडी की वीन्स बहुत पसंद है। खैर वो उसका अपना लफड़ा था। हम लोग यहाँ पर फोकस ये करते हैं कि आर्टरीज में और वीन्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला कि बेटा आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस हमें हाथ में दिख जाएगा। ये हाथ में दिख रहा है वो वीन्स है, वो आर्टरीज नहीं है। मतलब जो सुपरफिशियल है, जो ऊपर से ही दिख जाए, तो क्या है? वो वीन्स है। ये क्या है? सुपरफिशियल। यानी इसके आगे लिख लो सुपरफिशियल, यानी ये ऊपर से ही दिख जाती है। बट ये कैसा होता है? आर्टरीज बहुत डीप होता है, बहुत डीप, बहुत ही अंदर होता है। फिर ये आर्टरीज कैसी होती है? थिक वॉल। इनकी जो वॉल होती है, जैसे आर्टरीज अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, ये पाइप जो आर्टरीज की है, इसकी जो ये वॉल है, ये पीली वाली, ये वॉल, ये जो वॉल है ये बहुत ही थिक है, ये बहुत ही थिक है। ये वॉल किसकी? आर्टरीज की। बट वीन्स की वॉल पतली है। वहीं आर्टरीज में कोई वॉल्व्स नहीं है। वॉल्व्स क्या होता है अभी हम देखेंगे। पेट की तरीके होता है वॉल्व। देखो वॉल्व्स होता है एक बड़ा मजेदार सा चीज जो मैं तुम्हें बनाता हूं। यहाँ पे ये एक हमारी पाइप है, ठीक है? बीन्स है, क्या है? बीन्स है।
अब यहां पर कुछ ऐसा बना होगा, देखो ये और ये क्यों बना होता है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस बैकफ्लो ना हो, गलत डायरेक्शन में जाए। तो वॉल्स है, ये क्या कहलाएंगे, ये वॉल्स कहलाएंगे। ये क्या करते हैं, बैकफ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं, यानी वापस नहीं जाने देते हैं, एक ही में पकड़ करके रखते हैं, ये वॉल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये कहां पे होते हैं, वीन्स में होते हैं, ठीक है, ओके, वी से वीन्स, वी से वॉल्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब वहीं आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती है, क्यों नहीं होती पता है, क्योंकि आर्टरीज में बेटा प्रेशर इतना ज्यादा होता है ब्लड का कि वहां पर चांस ही नहीं है कि ब्लड उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, बहुत प्रेशर अच्छा है आया। बट वीन्स में प्रेशर कम है, इसलिए गेट लगा दिएगा, गेट, ताकि ये उल्टी डायरेक्शन में जाए, जिधर गेट भेज रहा है उधर जाए। बट अगला पॉइंट है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड को। एक्सेप्शन इसमें भी है, क्योंकि एक मात्र एक्सेप्शन, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी आगे देखेंगे एक्सेप्शन क्या है, बस अभी याद कर लिया हमने डिफरेंस। अगला कैपिलरीज क्या थी, कैपिलरीज एक्चुअली आर्टरीज और वीन्स जहां पर एकदम पतली हो जाए, एकदम ऐसे टूट जाए, एकदम पतली, और जहां पर मिले उसको बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है, बहुत ही पतला नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। अब एक क्वेश्चन वॉल्स के ऊपर, मैंने अभी बता दिया कि वॉल्स सिर्फ वीन्स में होती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो वॉल्स दिखाई गई है, ऐसे गेट बना रहे हो, ये और ये ऐसे गेट, गेट जब जिस तरफ बना है, गेट जिस तरफ बना है उसी तरफ ब्लड जाएगा। ये देखो पी लिखा है, ये क्यों लिखा है, पूछा ब्लड किधर जाएगा, जिससे गेट हमें डायरेक्शन दे रहा है, गेट कहां भेज रहा है, यू, यानी पी से क्यू की तरफ जाएगा, ऐसे यू जाएगा। और विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज सोन, ये आर्टरी हो सकती है, नहीं, क्योंकि उसमें तो होती ही नहीं है पॉइंट, उसमें ये गेट होते ही नहीं है। ये क्या है, ये है वीन्स, वीन्स, समझ गए बात। हाँ बेटा, ये सब दिमाग वाले क्वेश्चन है, ढूंढ के लाने पड़ते हैं, ठीक है। उठे, फेस वॉश किया, मुंह धुले और पढ़ाने चले आए, उससे नहीं होता बेटा, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करके लाया हूं ये क्वेश्चन यार, ये पूरा लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज इसको शेयर करना, पहुंचाना लोगों तक, प्लीज कमेंट करना कि भैया मैं शेयर कर दूंगा। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। एक बच्चा मैंने देखा था, कमेंट किया था उसने कि भैया आपका लेक्चर बहुत अच्छा होता है बट मैं शेयर नहीं करता। मैंने उसको रिप्लाई किया, क्यों, तो मैं अपना कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। अलग ही लेवल की चीजें चल रही है यार, देखो कंपटीशन माइक में भी चल रहा है, एक डिस्चार्ज हो गया तो अगले ऑलरेडी चार्ज रखा हुआ है कि भाई तू मुझे लगा। कंपटीशन लाइफ में हर जगह चलता रहता है, और तुम अपना कंपटीशन आगे बढ़ाओ। देखो ये क्या है, दिल है, वही दिल जो तुमने किसी और को दे दिया, मगर इस तरह से नहीं दिया, तुमने दिया था उसको इस तरीके से, कैसे, क्यों, क्यों, आहा हा, आहा, ऐसा बना के दिया था, ठीक है। बट उसने क्या किया, इस दिल को तोड़ दिया, यूं, यूं, वाह वाह वाह, तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, चार हिस्से में तोड़ दिया। इसकी डायग्राम से ना, तो तुमको पूरा वो वाला डायग्राम समझा दूंगा, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, इसी डायग्राम से कैसे देखो, चार हिस्से में कैसे तोड़ा, ध्यान से देखेंगे क्या, हाँ देखेंगे। ऊपर के जो दोनों पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं ऑरिकल्स, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया इसको याद करना पड़ता है, अबे याद कहाँ करना पड़ता है, याद कहाँ करना पड़ता है। एक ऐसे बनता है, देखो ऐसे, ए ऐसे बनता है ऊपर, तो ये ऊपर वाला है, बी कैसे बनता है नीचे, जैसा ये हार्ट है देखो नीचे, ये वेंट्रिकल्स है नीचे वाला, बहुत बढ़िया। अब देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला। जिस पेज पे बनाओ या जिस बोर्ड पे बनाओ, पेज अपने सामने रख लो, ऐसे खड़े हो जाओ, राइट वाला किधर है, ये राइट है मेरा, ये मेरा राइट है ना, राइट हैंड, तो ये मेरा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, सिंपल, उल्टा मत कर देना। तो क्या होगा, राइट, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, आर ए यानी राइट ऑरिकल, और वही नीचे वाला राइट वेंट्रिकल होगा, आर बी। वही ये वाला क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना, मैं से सीधे खड़ा हूंगा, मेरा लेफ्ट ये है, राइट ये है, इससे मैंने लिखा है भैया। अब ये हमारे चार क्या हैं, ये चार टुकड़े हैं जो उसने बताए थे, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, फोर चैम्बर्स, ठीक है ना, फोर चैम्बर्स, बहुत बढ़िया। चार चैम्बर है, चारों नाम याद कर लिए, हाँ भैया याद कर लिए। अब यही चार चैम्बर्स यहां पर भी हैं, देखो ध्यान से, ऑरिकल को ही, ऑरिकल को ही याद रखना आट्रियम भी बोलते हैं, जो कि तुम्हारी किताब में कभी ऑरिकल लिखा होगा, कभी एट्रियम लिखा होगा। देखो 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 देखो, ये रहा, ये रहा। अब ध्यान से समझो, ये क्या है हमारा, दो, तीन, चार, ये चार चैम्बर्स हैं, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या है, चार चैम्बर्स हैं, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब नाम क्या क्या था इसका, जब हमने पढ़ा,
राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसके बाद भैया आगे पीछे क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन सी वेसल है, ये सारी पाइप है। हार्ट हमारा पंप है, ये जो पाइप है ना, ये सारी काम करेंगी क्या, ब्लड को इधर करने में। ध्यान से समझो कैसे, कौन कौन सी पाइप है, सब समझ में आ जाएगा। क्या करना है, एक सिंपल सा काम। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सा काम, हमने 4 चैम्बर तो भैया समझ लिए। सिंपल सा काम ये करना है कि एक ही चीज लिखनी है, वो है ऐसे हाथ लगाओ यू और यहां पर लिख दो ए। कंफ्यूजन नहीं, यहां पे लिखेंगे वी, यहां पर भी लिखेंगे वी, यानी वी वी, फिर यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर लिखेंगे ए, यानी ए ए, मतलब वी वी और ए लिख दिया। ठीक है, अब इस ए का मतलब क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी, और इस वी का उसी के सामने मतलब क्या है, पुल्मोनरी वीन्स। क्या, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन्स, दो पाइप है, वीन आर्टरी पढ़ा है हमने। ठीक है, ये नीचे क्या पाइप है, इधर क्या पाइप है, ये वी का मतलब है बेटा, ये वी का मतलब है वेना कावा, और ये ए का मतलब है आओर्टा। यानी आर्टरी वीन्स तो हमने पढ़ा ही था, साथ ही साथ दो और नाम पढ़ लिए, वेना कावा, आओर्टा। वेना कावा यानी पूरे बॉडी की सबसे बड़ी वीन, लार्जेस्ट वीन ऑफ द बॉडी, वेना कावा। फिर वही आओर्टा क्या है, पूरे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, आओर्टा। बहुत बढ़िया, तो मतलब 4 हमने चैम्बर पढ़े और 4 पाइप के नाम याद किए, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन। जा 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 जा, देखो लिख देता हूं, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन। ठीक है भैया, अब पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वीन अपने आप में ही एक्सेप्शन है। हमने भैया सिंपल सी बात पढ़ी थी, आर्टरी मतलब, आर्टरी मतलब, आर्टरी मतलब, आर्टरी मतलब, अरे भैया अभी पढ़ा था, ये देखो ये देखो, अभी जस्ट पढ़ के हम आए हैं, ये रहा डिफरेंस में। आर्टरी मतलब हमने पढ़ा था पैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी। एक्सेप्शन था ये पुल्मोनरी आर्टरी, यानी पुल्मोनरी वाली ऑक्सीजनेटेड को ले लेंगी। वहीं तो वीन्स हैं वो वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट एक्सेप्शन है पुल्मोनरी वीन। तो पुल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी और पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी। समझ में आई बात, तो एक्सेप्शन हमने देख लिया और हमने समझ लिया कि ये पुल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी। ठीक है, और पुल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब क्या हो रहा है कि यहां से एंट्री हो रही है किसकी, DO2, DO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आएगा, ठीक है आएगा, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कैसे, मतलब मतलब ये आएगा किसके थ्रू, किसी पाइप के थ्रू आएगा, या तो वेना कावा या तो पुल्मोनरी आर्टरी, किसके थ्रू, यही हमारा है इधर। ये अभी इस डायग्राम को भूल जाओ, आगे आओ आगे आओ आगे आओ, ये यही बना हुआ है क्या, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन्स। अरे यार जो डायग्राम उधर बना था वही है, बस थोड़ा लॉजिक से देखो, कभी जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखो, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन्स, फिर वेना कावा, आओर्टा। ये हमारे 4 चैम्बर से हार्ट के, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है ऊपर। ठीक है, और ये हमारा नीचे क्या है, बॉडी। ये हार्ट के 4 चैम्बर है, नीचे बॉडी है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये लंग्स हैं, ये बॉडी है, और हमें देखना है कि मूवमेंट कैसा होगा। तो मूवमेंट सिंपल है कि भाई बॉडी से लेकर के जाओ और ए वी का गेम खेलो। मतलब क्या है, देखो बहुत लॉजिकल तरीके से बता रहा हूं, अगर ए पहले आएगा तो उसका अगला वी, फिर वी आएगा तो ए, यानी ए वी का गेम खेलना है, हमें बॉडी से शुरू करना है। बॉडी से शुरू करेंगे, जाएंगे कहां पहले, ये वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा में क्या आ गया, वी, तो वी के बाद क्या चाहिए हमें, ए चाहिए। ए किधर है इस पूरे हार्ट में, बताओ ए किधर है हार्ट में, ये है ऊपर, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, अब राइट आर्ट्रियम में ए दिख गया, ए से आर्ट्रियम, तो फिर ए के बाद कहां पे जाएंगे, ए के बाद जाएंगे वी पे, तो वी पे आ गए वेंट्रिकल पे। अब ये वी के बाद ए कहां दिख रहा है, बताओ ए के बाद ए कहां दिख रहा है, बॉडी से हार्ट में आया, फिर हार्ट से कहां जाता है, लंग्स में जाता है, तो ये राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ए। वी के बाद किधर, ई पड़ गया, तो ए चाहिए आर्टरी, वी के बाद ए, और फिर ए के बाद फिर से जाएगा ये कहां, वी की तरफ। देखो वी की तरफ जाएगा, यानी ए पुल्मोनरी आर्टरी से पुल्मोनरी वीन्स पे, बीच में पड़ जाएगा लंग्स, और फिर वी के बाद चाहिए ए। अरे भैया आप ही ने बताया ए वी, वी के बाद फिर से ए, ये आ जाएगा पुल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब ए के बाद फिर से वी, यानी ये आ जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वी के बाद फिर से ए, भैया सिंपल है। तो ये वी के बाद आ गया ए आउटा में, और ए के बाद वापस बॉडी में। ये जो चीज तुमने समझ ली बेटा, कभी अब रटना नहीं पड़ेगा।
एक सिंपल सी चीज करनी पड़ेगी, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर और एक सर्कल बनाओ, डिवाइड कर दो। क्या करना है फिर उसके बाद, बॉडी से लेके जाओ वेना कावा। बॉडी से कहां लेके गए, बॉडी से लेकर के गए वेना कावा, ठीक है। वेना कावा के बाद कहां लेके गए, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पुल्मोनरी वीन्स, वीन्स से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, अओर्टा ने डाल दिया ब्लड को वापस पूरी बॉडी में। क्या हुआ ये खेल, ये खेल होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या, मतलब डबल सर्कुलेशन का मतलब कि ब्लड हमारे दिल में, हमारे हार्ट में 2 बार घूमता है, 2 बार। कैसे, एक बार देखो बॉडी से आया हार्ट में आ गया एक बार, फिर ऐसे लंग्स में गया था और फिर लंग्स से आया हार्ट में, यानी 2 बार, इसलिए डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तुमने कई बार ये डायग्राम देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में, और यही वो है ट्राइंगल सर्कल वाला डायग्राम। देखो ना बगल में यही है, ये ऊपर लंग्स बनाया था मैंने, ये हार्ट बनाया था, इसको काटा था, और नीचे बॉडी थी, ऐसे बनाया था ना, ये करके, फिर ये करके, फिर ये, फिर ये, फिर ये। याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। यस भैया याद है, ऐसा कोई डायग्राम था। वही यहां पर भी है, सेम डायग्राम, सेम, बस लॉजिक लगाना पड़ेगा यार। अगर ये याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, वरना सिर्फ रटते रह जाओगे, और बायोलॉजी रटना नहीं, समझना पड़ेगा। क्या, देखो बॉडी ही, ये वीन्स आर्टरीज किसकी है, बॉडी की, देखो बॉडी ऑर्गन्स लिखा हुआ है, तो बॉडी से वीन से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है वेना कावा से, वेना कावा से किधर आया, हार्ट में, फिर हार्ट से कैसे निकला, पुल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में गया, फिर पुल्मोनरी वीन, फिर इधर आया, फिर इसके बाद ये अओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में आ गया वापस। समझ में आई बात, हाँ। अब भैया ये जो आपने समझा दिया, एक बार हार्ट भी दिखा दो यार। हार्ट देखो यार ऐसा है, उसमें क्या बचा बताओ, सब हमने कवर कर लिया है, सब हमने पढ़ लिया है, सब। देखो इसको थोड़ा सा एक बार और समझोगे तो ही समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मुझे पता है, लेकिन बेटा तुम भी तो 10th में अभी नए नए आए हो, पहली बार पढ़ो, पहली बार सब कॉम्प्लेक्स होता है। एक बार और रिपीट करना, थोड़ा वीडियो पीछे करना, तब समझ में आ जाएगा। आगे आओ, आगे आओ, ये पूरा मैंने लिख दिया है, पूरा पाथवे क्या है, पूरा पाथवे देख सकते हो। और आगे ये एक सवाल है छोटा सा कि भाई ये बताओ, जो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड में 2 बार हो रहा है, डबल सर्कुलेशन में तुम एक और चीज अगर नोटिस करोगे ना, तो तुम्हें देखने मिलेगी ये चीज, डबल सर्कुलेशन में ये इधर वाला ब्लड, ये पूरा इधर ब्लू वाला ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, और ये पूरा लाल वाला हिस्सा क्या है, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है ब्लड में। देखो ना, बॉडी से डीऑक्सीजन वाला आता है हार्ट में, फिर लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है इसको, फिर ये ब्लू से रेड हो जाता है, रेड क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया तो लंग से फिर ये पूरी बॉडी में जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। ये डिफरेंशिएटेड अलग अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि एक बॉडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और एनर्जी तभी मिल पाएगी जब ये सेपरेशन मेंटेन हो, जब ये सेपरेशन मेंटेन हो। वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ था, ये रहा देखो, क्या सेपरेशन क्यों किया जाता है, ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इजिली मेंटेन हो और कोई मिक्सिंग ना हो ब्लड की, ठीक है। एंड रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर होते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर, और यहां पर थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है। वहीं फिशेस के पास 2 चैम्बर होते हैं, और ऑक्सीजनेशन गिल्स के पास होता है। समझ गए। अगर कोई सवाल पूछे कि डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, तो एक एनर्जी के लिए और दूसरा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे, समझ में आ गया पूरा। अब ये सवाल बड़ा ही इजी है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, कमेंट में चाहिए, इजी सवाल है, सजेशन रीजन। चलो 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 चलो, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अरे भैया बहुत पढ़ा दिया, हार्ट वार्ट सब पढ़ा दिया, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, से जाके लंग्स में ऑक्सीजनेट हो रहा है, फिर बॉडी में आ रहा है, सब पढ़ा दिया आपने। ये तो बताओ प्लांट में क्या सीन है। प्लांट में भाई बहुत ही बढ़िया सीन है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करेंगे ये लोग ट्रांसपीरेशन की मदद से। ट्रांसपीरेशन की मदद से क्या करेंगे बताओ, ट्रांसपीरेशन क्या होता है पता है ना। देखो ट्रांसपीरेशन क्या है, जैसे तुम फ्रूटी पीते हो जब स्ट्रॉ लगा के, तो तुम ऊपर से खींचते हो, एक प्रेशर बनाते हो, और फ्रूटी तुम्हारे पाइप में आती है, फ्रूटी अंदर आती है ना। हाँ, इसी तरीके से यहां इमेजिन कर लो, एक पाइप लगी हुई है, जो पाइप कौन चूस रहा है, सूरज, सन। सन क्या कर रहा है, सनलाइट से ये चूसता जा रहा है क्या, पूरे प्लांट का पानी, पूरे पानी को ये अपने अंदर सक कर ले रहा है। अब सक जब कर रहा है ऊपर से, तो प्रेशर बन रहा है, और जब प्रेशर बनता है तो क्या होता है, पूरा पानी यहां से बाहर निकलेगा। तो सनलाइट की वजह से, डे लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जब प्लांट का वाटर वेपर बन करके उड़ जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन सिंपल यहां पे लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन से
पा रहे प्लांट का वाटर का मूवमेंट होता है। और हमें पता है कि जाइलम जो होता है ये वाटर और मिनरल्स में मदद करता है, देखो ध्यान से। और वही फ्लोएम जो होता है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यानी खाने पीने में, जाइलम फ्लोएम। यहाँ पर कोई एंड वॉल्स नहीं होती है सेल्स के बीच में, इधर एक वन वे रास्ता होता है, यानी देखो ना रूट से पानी ऊपर ही जाता है, वन वे होता है, टू वे तो होता नहीं है। और आउटर सेल्स होती है वो नॉन लिविंग है, ये डेड सेल्स है। लेकिन फ्लोएम में क्या उल्टा है कि यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एंड वॉल्स होती है जिसका नाम होता है सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स या सीव ट्यूब्स, दोनों में से एक लिखा होगा बुक में। ये टू वे मूवमेंट है, क्योंकि देखो यार किसी पत्ती में, मान लो ऐसे ही मैं ये पेड़ बनाऊं, इधर भी पत्ती है इधर भी पत्ती है, दोनों में फोटोसिंथेसिस हुआ, दोनों में खाना बना, तो इधर जो है खाना वो ऐसे नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा सब तरफ जाएगा। तो ये टू वे मूवमेंट है और सेल्स लिविंग होती हैं आजू बाजू की। चलो समझ गए। और एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि प्लांट स्टोर करता है ग्लूकोज को किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स और ह्यूमंस स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फूड कैसे होता है हमने देख लिया, जैसे वहां ट्रांसपीरेशन था वाटर वाले का नाम, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फ्लोएम की मदद से होता है, इसको देख सकते हैं। चलो अब आगे आएंगे हम लोग एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन यानी आखिरी और इजी पार्ट। अब ये मैंने आईफोन क्यों बनाया है, ये आईफोन क्यों बनाया यार, क्योंकि आईफोन किडनी के बगल में बनाया है। आईफोन और किडनी, कई लोग किडनी बेच के भी आईफोन लेने को रेडी है। ये जो किडनी है ये आईफोन से कंपेयर किया है। और ये चार्जर लगा हुआ है, देखो चार्जर, ये चार्जर लगा हुआ है, पाइप है, ट्यूब है, और फिर ये अडेप्टर से कनेक्टेड है। ट्यूब अडेप्टर से कनेक्टेड है, उसी तरीके से किडनी तुम्हारी ये जो ट्यूब जाती है ये भी एक अडेप्टर से कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मतलब इस तरीके से मैं याद करवाने वाला हूं कि भैया ऊपर है किडनी, फिर ये जो पाइप गई, ये पाइप गई, ये क्या है, जैसे यहाँ चार्जर में पाइप होती है वैसे ये जो पाइप है इसका नाम क्या है, यूरेटर। और नीचे जो लगा है इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन स्टोर होती है। और नीचे फिर जब तुम करते हो तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन निकल जाती है। चलो आगे आओ और समझो कि फंक्शनल यूनिट एक ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या होता है। बड़ी प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी चीज, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। अब इस नेफ्रॉन को ध्यान से समझते हैं क्या है। देखो सबसे पहले ये क्या है, ये है रीनल आर्टरी। ये आर्टरी ऐसे आई, ये आई 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 और अंदर गुच्छा बन गई, आई और अंदर गुच्छा बन गई। ठीक है, ये आई रीनल आर्टरी और अंदर गुच्छा बन गई और ऐसे निकल गई आगे जाकर के लपट गई पूरे पार्ट में। पूरा पार्ट है नेफ्रॉन में, ये पीला पीला पार्ट है ये क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी जो आई थी, ये गुच्छा जो बनी ना, ये ऐसे गुच्छा बनी, ये गुच्छा क्या है, ये गुच्छा कहलाता है, जी से गुच्छा, जी से ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इस गुच्छे, ये गुच्छा बनी, इसके आसपास जैसे कवर होता है, एक कवच, ये कवच इसका होता है बाउमेन कैप्सूल। देखो इसको मैं बनाऊं ग्रीन कलर से, ये कवच है इसके आसपास, ये होता है बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, फिर बाउमेन्स कैप्सूल के आगे ऐसे पाइप बनी हुई है, ट्यूबुलर पार्ट, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है ना, ये जो पूरा बना है, आखिर में जो लंबी सी पाइप बनी हुई है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और इधर आर्टरी है तो इधर वीन्स भी होंगी, ये वीन्स का पार्ट जा रहा है। और कैपिलरी, कैपिलरीज क्या होती है, जहां आर्टरी और वीन मिल गई, देखो ब्लू पार्ट रेड पार्ट, आर्टरी वीन मिल गया तो कैपिलरी। अब ये जो पूरा डायग्राम है ना, इसमें हमें समझना है कि ये काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ। देखो इसको यहां पर बनाया गया है, ये किडनी है, ये किडनी का पार्ट है। अब इसी में किडनी में ही होता है क्या हमारा, ये हमारा होता है इसी में नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को समझ रहे हैं हम लोग, नेफ्रॉन ये है। नेफ्रॉन में मैंने तुम्हें समझाया एक बात कि ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस एक गुच्छा होता है जिसके अंदर ब्लड आता है बहुत प्रेशर से, बहुत प्रेशर से ब्लड आया, रीनल आर्टरी के प्रेशर से आया, बहुत प्रेशर से आया कि ब्लड कुछ कुछ प्लाज्मा निकल गया, कुछ कुछ प्लाज्मा निकल गया, पानी है, प्लाज्मा है और कुछ न्यूट्रिएंट है। यानी ये जो रीनल आर्टरी लगी थी, देखो ये जो रीनल आर्टरी लगी हुई थी इसमें ब्लड होता है, तो रीनल आर्टरी ऐसे आई और ऐसे निकलना था, इसको ऐसे आके ऐसे निकलना था, बट ये जो गुच्छा बन गई ना, वहीं पर इतना प्रेशर था कि कुछ कुछ प्लाज्मा उस ब्लड में से निकल गया। ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% बताया था, तो कुछ प्लाज्मा निकल गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स निकल गए, कुछ पानी निकल गया। अब जो ये निकल गया, ये निकल करके कूद गया फटाफट से, कहा ये कूद गया बाउमेन कैप्सूल में। कहां कूद गया, ये बाउमेन कैप्सूल में कूद गया, इधर देखो ये ग्रीन कलर से कूद गया बाउमेन कैप्सूल में, ये इसमें। और बाउमेन कैप्सूल में कूद गया यानी ये पूरा इसमें ट्रेवल करने लग गया, इस पूरे पार्ट में। इसी पार्ट को, तो पूरा पार्ट जो बना ना, इसी पूरे पार्ट को बोल रहे हैं हम लोग नेफ्रॉन। तो अब मतलब मेन काम ये है कि जो ब्लड गलती से कूद गया है, कुछ कुछ प्लाज्मा और कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स, कई सारी गंदगी भी होती है, ये जो कूद गया है ना, इसमें जो गंदगी है वो तो रहने दो उसी में,
वो गंदगी रहने दो उसी में, क्योंकि वो गंदगी कलेक्टिंग ट्यूब जो आखिरी में है, कलेक्टिंग डक्ट, इससे जाकर के आखिरी में यूरिन बननी है, यूरिन में गंदगी जाएगी। लेकिन जो चूर्ण करके प्लाज्मा में कुछ न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, कुछ अच्छी चीजें आ गई हैं, इन अच्छी चीजों को वापस लेना है। और वापस कैसे लिया जाता है? देखो, ये वापस पीले वाले पार्ट में है ये सारा। इसी को वापस लेने के लिए आजू बाजू लगी होती हैं कैपिलरीज। देखो, कैपिलरीज, ताकि ये वापस जाए। तो मतलब हमें यहां पर 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। 3 स्टेप। क्या 3 स्टेप कौन कौन से? देखो, पहला हमारे पास है पीएफ, जो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास होगी। तो हमारे पास जो जीएफ है उसका हमें नाम नहीं जानना है, बट इसका नाम याद रख लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी वो जो ग्लोमेरुलस था, उसमें से जो जो गुच्छा था, उसमें जो ब्लड आया था, बताया था मैंने, कुछ फिल्टर होकर के कुछ निकल गया। फिल्टर होकर जो निकला वही नेफ्रॉन में गया था पीले पार्ट में, तो फिल्टर हो गया पहला पार्ट, पहला प्रोसेस हो गया। फिर दूसरा क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बेटा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी तो भी न्यूट्रिएंट उसमें चले गए, जो बताया ना मैंने, ये पीला वाला पार्ट, ये देखो, ये पीले वाले पार्ट में कुछ कुछ आ गया है, कुछ इसमें से निकल करके, तो इसको वापस लिया जाएगा। कैसे? कैपिलरीज से। ये जो कैपिलरीज हैं, ये कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स वापस लेंगी, और इसी को वापस लेंगी, इसको कुछ कुछ को, यानी जो जिस काम के सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगी, क्या काम का है सिर्फ उसको वापस लेंगी, जो गंदगी उसको नहीं लेंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सही, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा? पूरे नेफ्रॉन में होगा। जहां पर तुम ऐसे आया था, इधर आया आया आया, ये पहले पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनली, ये जो यू बना है, इस यू को बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। फिर उसके बाद आता है आखिरी में ये पीसीटी, पिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये पूरे पार्ट में, यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनली और डीसीटी, तीनों में एक ही काम होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। स्टेप नंबर 2 जो था, क्या? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि भाई यहां पर जो भी न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं, इसमें आजू बाजू जो यहाँ पर कैपिलरीज हैं, देखो इस वाले डायग्राम में दिख रहा है, जो कैपिलरीज हैं ये वापस लेंगी, वापस लेंगी, वापस लेंगी ब्लड में। वैसे कुछ कुछ अमीनो एसिड ले लेंगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ले लेंगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो वेस्ट है जैसे यूरिया वगैरह है, जो भी वेस्ट है वो छोड़ देंगी इसमें। अब जो छूट गया वो यहां से कलेक्टिंग डक्ट से आएगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जुड़ा होता है यूरेटर से। और यूरेटर किससे जुड़ा होता है? पिछले डायग्राम में देखा था हमने, यूरेटर तो भैया जुड़ा होता है, यहां देख लो, नीचे यूरिनरी ब्लैडर से। तो वो यूरेटर से जुड़ा है, ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा है, यानी जो यूरेटर से जुड़ा है वो यूरिन है, आगे जाके यूरिन बन रहा है। यानी कि जो वेस्ट था वो सारा यूरिन बन गया, सारा यूरिन बन गया। वो 3 स्टेप का प्रोसेस क्या था भैया? पहला जीएफ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, कि ये गुच्छे में कुछ आया प्रेशर से ब्लड और कुछ बाहर निकल गया, वो बाहर निकल गया, वो नेफ्रॉन में गया पीले वाले पार्ट में, वही कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, क्योंकि ये फिल्टर हो गया। फिर इसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि रीअब्जॉर्प्शन होगा कहां पे होगा? जो भी हमारा कन्वोल्यूटेड पार्ट है, जैसे कि पीसीटी था, लूप ऑफ हेनली था, और साथ में डीसीटी था, ये तीनों पार्ट में होगा। फिर आखिरी में तीसरा प्रोसेस का पार्ट है, तीसरा है यूरिन बनना, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन। ये टेम्परेचर रेगुलेट करना यूरिन वगैरह से ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसे देखा भाई, ये जो भी कलेक्टिंग में जमा हो रहा है ये आगे जाके यूरेटर से जुड़ जाएगा और यूरिन निकल जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन डिपेंड करता है कंडीशन पे। पहला कि अगर तुमने याद करो जिस दिन बहुत अच्छी मात्रा में पानी पिया था, उस दिन तुम बहुत बार पानी पीने के वजह से टॉयलेट गए थे, बहुत बार गए थे, और अच्छी अमाउंट में तुमने यूरिन निकाली थी। ठीक है, कभी ऑब्जर्व करना, बहुत पानी पियोगे तो बहुत अच्छी अमाउंट में यूरिन जाएगी। क्यों? क्योंकि लो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का कैपिलरीज के द्वारा, क्योंकि वो जो गुच्छे में से निकला था, प्लाज्मा निकला था, पानी निकला था, और न्यूट्रिएंट्स निकले थे, तो न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, बट पानी क्या करेगा? अगर हमने बहुत पानी पी लिया ऑलरेडी, तो किडनी क्या करती है? ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो क्या करेगी? यूरिन बना के निकाल देगी। बट अगर तुमने कम पानी पिया है ना, तो देखोगे तुम अमाउंट ऑफ यूरिन भी कम रहेगा, बार बार टॉयलेट जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कम एब्जॉर्ब ना करके ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, हाईली एब्जॉर्ब, वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी वो कैपिलरीज जो आजू बाजू लगी हुई है। अरे भाई इधर ये कैपिलरीज जो आजू बाजू लगी हुई हैं, ये देखो, ये रेड ब्लू क्या करेंगी? ज्यादा पानी इसमें से एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ में आई बात? हाँ। तो यूरिन किस पे डिपेंड करेगी कि हमने कितना पानी पिया है और कितना रीअब्जॉर्प्शन करना है।
अगर ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया कैपिलरीज ने तो क्या होगा? ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया तो क्या होगा? यूरिन कम आएगा। कम रीअब्जॉर्प्शन किया तो यूरिन ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है। इसी को मैंने समराइज कर दिया यहाँ पे। समरी है, ध्यान से पढ़ सकते हो उसको। फिर इसके बाद हमें देखना है सिर्फ एक चीज कि इस सीबीएसई के पापा वाले क्वेश्चन ने क्या पूछा है। सीबीएसई के पापा वाला क्वेश्चन पूछता है हमसे सिर्फ एक बात कि ये पी है, पी इसका नाम क्या है? ये जो पाइप आई, ये कौन सी पाइप आई थी बताओ? रीनल आर्टरी। उसके बाद क्यू, जो क्या है? ग्लोमेरुलस। फिर आर, जो कि क्या है? हमारा नेफ्रॉन। ये देखो आर नेफ्रॉन है। फिर ये नीचे ऊपर जा रहा है। फिर आखिरी में एस, जो कि कलेक्टिंग डक्ट है। पूछा गया है सही जगह पर। क्या पूछा गया है? टेबल क्या शो करती है? फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेशन किसमें होता है बताओ? ये होता है ऊपर क्यू में। क्यू में होता है ना फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में, क्यू में। और 2 और 3 ऑप्शन आ गए। फिर एस आर, रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है आर में। आर यानी ऑप्शन नंबर इज सही, क्योंकि आर हमारा नेफ्रॉन दिखा रहा है। नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, ये टाइप वाला, तो एब्जॉर्प्शन जहां पे होता है। समझ में आई बात? हाँ भैया समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्सक्रीशन प्लांट में कैसे होता है। क्या ये प्लांट हमारा पॉटी करने जाता है? नहीं, ये प्लांट एक्सक्रीशन करता है कई सारी चीजों का यार। कैसे करता है देखो ध्यान से, बहुत सारी चीजों करता है। पहला 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 ये जो भी चीजें निकालनी है सेलुलर वेस्ट, यानी सेल के अंदर जो वेस्ट होता है, इसको सेलुलर वैक्यूल में निकालता है। वैक्यूल नाम का एक ऑर्गेनल होता है। दूसरा, लीव्स में स्टोर करता है, यानी ये जो पत्तियां है ना, इसमें भी कई सारा वेस्ट होता है। तुम देखते हो कि पतझड़ होता है और पत्तियां गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती है पता है? क्योंकि वो वेस्टेज होती हैं, वो वेस्ट होता है इसलिए गिर जाता है। फिर कभी रेजिन्स में, कभी गम्स में, ओल्ड जाइलम में, और एक्सक्रीट करता है सॉइल में अराउंड देम, यानी सॉइल में भी निकाल देता है। और पांचवा एक और याद कर लो, बाय रिलीजिंग O2, जो ये ऑक्सीजन निकालता है ना, इसके लिए वेस्ट होता है जो हम यूज कर लेते हैं। ये 5 तरीके से ये निकालता है अपना वेस्टेज को, एक्सक्रीशन करता है। याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि भैया जी अक्षय भैया ने कर दिया ये चैप्टर ओवर। बोले तो स्वाहा, खत्म हो गया ये चैप्टर। लेकिन खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा काम, क्योंकि तुम्हें करना है सिंपल सा काम कि ये पतली सी 99 पेजेस की ई बुक को मंगवा लेना है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे तरीके से मात्र 99 पेजेस में, सिर्फ 99 पेजेस में पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है। जाकर के इसको ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और याद रखना, पढ़ले अक्षय एंड्रॉइड ऐप पे जाओ, वहां पर शून्य बैच के अंदर जाओ, वहां पे तुमको ये पूरी पीपीटी, पूरा तुम्हारा वर्कशीट, पूरा तुम्हारा क्वेश्चन सब कुछ दे दिया जाएगा। और उसमें क्विज भी है। क्विज अटेंड करना, कितनी रैंक आई बताना मुझे कमेंट में। और हाँ, ऐप इंस्टॉल कर लेना, फ्री में सब कुछ मिल जाएगा शून्य बैच के अंदर। कैसा लगा ये लेक्चर सबको शेयर कर दो यार, बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ। शेयर कर देना लेक्चर, नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड देन करना क्या है ना, पढ़ ले।